गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आज की एक स्पेशल क्लास जिसको हमने नाम दिया है लॉ मैनेजमेंट। एग्जाम आपका 31 दिसंबर से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, तो लॉ का पेपर 2 जनवरी को आपका है। तो लॉ के पेपर में टोटल आपके 5 एक्ट है। हमारे इस क्लास का एजेंडा रहेगा कि पांचों एक्ट को कवर करें, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, स्पाइरल नोट्स आपके पास है हमारे, या इनफैक्ट आपने आईसीएस स्टडी से अगर कवर किया होगा तो मोर और लेस 90-95% चीजें आपको उसी फ्रेमवर्क में मिलती है। हम राइटिंग स्किल पे इस तरीके से आंसर दे रहे हैं, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी लूंगा। लेकिन पहले जो पर्पस है क्लास का, इससे पहले भी हमने क्लासेस रिवीजन क्लासेस आपसे दी, उन क्लासेस में हमने टॉपिक वाइज गए और ज्यादातर पर्पस ये था कि उन क्लासेस में कि आपके कोई डाउट्स है या कोई चीज है तो आप उसको पूछिए। लेकिन इस क्लास का जो पर्पस है वो है कि मैं मैक्सिमम चीज आपको बताऊं खुद अपने पास से जो बताना चाहता हूं, जिससे आपका इसलिए नहीं बता रहा कि वो चीजें एग्जाम में आने वाली है एग्जैक्टली इसलिए उसको बता रहा हूँ। मुझे भी मेरा मानना है कि 100% तैयारी करके जाइए पेपर में, और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आपको जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तो आपको 100% पेपर कवर करना ही चाहिए। काम ज्यादा जितना जो भी समझ में आता है, नो डाउट कि जो क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, जिनका आपको आंसर पूरा पता है, आप स्टार्ट करें पहले। किसी का भी सब पार्ट ऐसा ना करे कि थर्ड का ए कर लिया, फिर फोर्थ का ए कर लिया, फिर दोबारा थर्ड का बी कर लिया। जिस भी क्वेश्चन को ले उसके दोनों तीनों जो भी उसके सब पार्ट है वो एक साथ ही एक ही गो थ्रू में करें। जब भी कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन स्टार्ट करे तो ट्राई विल बी कि उसको आप नए पेज से शुरू करें। अगर किसी की ए और बी 2 पार्ट है तो भी आप कोशिश करें कि ए और बी में डिस्टिंक्शन देखिए, थर्ड ए भी लिखे और थर्ड बी भी लिखे और बीच में स्पेस भी छोड़े, 3-4 लाइन। ऐसा नहीं लगे कि आपने ऊपर थर्ड आंसर थर्ड ए फिर आपको लगा बी का सॉल्यूशन करना और बी लिख दिया, तो कई बार वो लगता है कि वो रनिंग थर्ड ए का ही कुछ पार्ट चल रहा है। तो आपको थर्ड बी दोबारा लिखना चाहिए, थर्ड ए लिखना चाहिए। खैर छोटी छोटी बातें हैं, कोई बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं। रोल नंबर सबसे पहले जरूर मेंशन करें, जो शीट है उसको लगता है काम तो बाद में कर लेंगे, उसके लिए एक बफर टाइम भी मिलता है तो आप कीजिएगा उसको। तो मैराथन का जो पर्पस है वो है कि आपका कम टाइम में ज्यादा रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए कि भाई हमने पढ़ तो सब रखा है, अब सर बता रहे हैं तो हमें वो सब चीज रिवाइज होगी। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके प्री माइंड पहले से हो, ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो मैं रिवाइज करवाऊंगा उसके दौरान आपके जनरेट हो। तो क्वेश्चन आंसर हम ऐसा करेंगे कि जब मैं आपको अलाउ करूंगा तब आप उसमें पूछ लेना, ठीक है, चाहे आपने पहले से लिखे हुए या आपने अभी इसको डील किया होगा जैसे भी। तो अभी हमारे पास मैं अपनी नोटबुक से अगर आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम गुड्स एक्ट है। थ्योरम गुड्स एक्ट जो है कंसिस्टेंट 4 यूनिट या 4 चैप्टर आप कह सकते हैं। चैप्टर के जो टाइटल थे वो टाइटल से ही हमने कवर भी किया था। पहला जो यूनिट टाइटल है आपका, अगर हम इंडेक्स से स्टार्ट करें इसको, तो जो पहला आपका यूनिट टाइटल मिलेगा वो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल है ना। तो पहले इस चैप्टर की बात कर लेते हैं कि सर ये चैप्टर क्या कहता है, इस चैप्टर में कितनी बातें कैसे कैसे लिखी हुई है। तो जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। तो 1-1.5 पेज में आपकी डेफिनेशन कवर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गुड्स, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल, पर बाकी सब भी कर ले तो कोई बुराई नहीं है। तो जल्दी जल्दी अगर कवर करें तो मेरे पर्पस है कि मैं हेडिंग डिस्कस करूं, साथ में जो टेक्निकल पार्ट है वो बताऊं। तो बायर मींस अ पर्सन हु एक्चुअली बाय द गुड्स और एग्री टू बाय द गुड्स, ठीक है, जो गुड्स खरीद रहा है खरीदने के लिए तैयार है। इसका अपोजिट हो गया सेलर, जो सेल करना चाहता है अपने गुड्स को विद एन ओनरशिप। तो जो सेलर है वो गुड्स को विद ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो पर्सन हु एग्री टू सेल द गुड्स और एग्री टू सेल द गुड्स। अब इसी चीज से एक चीज समझ में आ गई कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2 पार्टी मींस बायर और सेलर के बीच में है, जिसके ऊपर ही एक्ट लगने वाला है, जिस ट्रांजैक्शन पे लगने वाला है, और जो भी बायर और सेलर के राइट्स को, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक्ट में चीजें लिखी हुई है,
तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका तरीका है, वो इस एक्ट की डेफिनेशन और इसके बाद सेक्शन 4 आएगा उसके हिसाब से वो क्रिएट हुआ या नहीं। अगर वो इनिशियल स्टेज पे ही बाहर हो गया या उसमें ऐसी चीजें हैं जो देखने में तो लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, और पर क्योंकि हर तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट में कवर नहीं होगा, इस एक्ट में वही कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा जो सेल ऑफ गुड्स की बात होगी। अब गुड्स क्या होता है, सेल क्या होती है, लेकिन इसमें हमने दो तरीके की बात की। एक हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल के लिए जाए, सेल मींस इमीडिएट सेल। ओनरशिप का जो पर्पस है, तो अल्टीमेट जो ट्रांजैक्शन है ना, जो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन है, अगर सेक्शन 4 से हम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेट डेफिनेशन भी उसी को आगे बढ़ाती है कि हम दो पार्टी को कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, बायर और सेलर। ठीक है जी। हालांकि हम जब सेलर वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज कि सेलर ही कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली शामिल हो, कोई भी जो खुद सेलर खुद या उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी, चाहे वो उसका एजेंट है या पार्टनरशिप में मतलब एनी पार्टनर है और ऑलरेडी ऑथराइज की वो उसके ब्याह पे काम कर सके। इसी तरह से बायर की तरफ से भी हो सकता है कि जो कोई भी बिजनेस हाउस आप देखते होंगे तो जो थोड़ी ना ओनर खुद ही जाके मार्केट से चीजें खरीदने जाता है, उसके यहाँ पर एक पूरा परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, और उसने ऑथोरिटी दे रखी है, यू आर द हमारे एक बाइंग करने की अथॉरिटी आपके पास है, सेलिंग करने की अथॉरिटी है, इसलिए हमारी डेफिनेशन बनती है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है जो आपके लिए बिजनेस में जो आपको रिप्रेजेंट कर पा रहा है, चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन है, वो बाइंग की ट्रांजैक्शन है, कुछ भी। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सेलर और बायर दो पार्टीज में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो पर्पस है वो सेलर आज या आने वाले वक्त में जो गुड्स है वो ट्रांसफर करेगा, से डिलीवर करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विद ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी। ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब है कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम तक ओनर सेलर है और कुछ ऐसा होगा इस ट्रांजैक्शन में कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, किसके पास चली जाएगी, बायर पे। अगर हम इनको कुछ और नाम देना चाह रहे हैं, इसको एक्स बोल देते, इसको वाई बोल देते, तो एक्स से ओनरशिप किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, बायर पे। अच्छा, क्योंकि सेक्शन 4 बहुत क्लियरली कहता है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट और सेल का स्ट्रक्चर है, वो क्लियरली ये कहता है कि भाई जो आप कॉन्ट्रैक्ट और सेल की बात करते हैं जिसमें गुड्स की ओनरशिप, गुड्स विद ओनरशिप ट्रांसफर होना है, तो इसके लिए प्राइस होना जरूरी है ना। अगर आपके यहाँ प्राइस नहीं है या आप सिंपली किसी को अपना एक गुड फेथ में या आपका रिलेटिव है या आप उसकी मदद करने के लिए आप उसको गुड्स दे रहे हैं या देने की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो फिर इस एक्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। हमें ये भी देखना है कि जो रिटर्न है बायर की तरफ से सेलर को, वो उसके लिए उसको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस के लिए हालांकि सेक्शन 9-10 कवर होता है जो कि बताता है कि आपकी जो प्राइस है उसके अंदर जो भी मॉनेटरी वर्थ है वो शामिल होगी या नहीं होगी, कैसे होगी या किस तरीके से उसका फिक्सेशन होगा। 3 तरीके बताए गए हैं उसके अंदर। तो प्राइस लेकिन होना जरूरी है। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन हमने कहा कि या तो इमीडिएट सेल हो जाए या आज आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि गुड्स फ्यूचर गुड्स हो। जब ऐसी भी बात करेगी कि भाई मैं आपके लिए, आप किसी ऐसे ही गुड्स की बात कर रहे हैं जो गुड्स उसने तैयार करके नहीं रखा हुआ सेलर ने, बल्कि ऑर्डर पे ही आपके कहने पर ही वो प्रिपेयर करेगा, ये तो उसके लिए बेकार है वो। अब किसी जूस कॉर्नर पे चले जाए, बहुत मुश्किल है कि वो जूस पहले से बना के रख ले, हो सकता है रख भी सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी डिमांड आ रही है, या आजकल उनको परसीव करने का तरीका होता है जैसे लस्सी बना के पहले से फ्रिज में रखती, तो वो भी एक तरीका की भाई शाम तक पी जाएगी। बट बहुत सी प्रोडक्ट तो ऐसे होते ही है जिसमें वो आपके कंफर्मेशन के बाद ही उसको प्रोड्यूस करेगा, या फॉर योर कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट है तो आप ही के लिए बनाएगा। अब उस केस में हम चाह के भी इमीडिएट सेल तो हो नहीं सकती। कहने के पहले दो पार्टी क्या होगी आपस में सहमति होगी कि भाई मैं बेचना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं, कौन सा भाई ये वाला इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन का गुड्स। तो आज उनके बीच में क्या हो सकता है, आज हो सकता है सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें जितनी मैंने बातें लिख दी ना सेक्शन 4 के डायग्राम में, लगभग इसी को ही सेक्शन 5 में डेफिनेशन, सेक्शन 2 में, उसके बाद 7 और 8 में गुड्स को और थोड़ा डिटेल करके अगर लॉस हो जाए और एग्रीमेंट हो गया तब क्या होगा, नहीं हुआ तब क्या होगा। तो पूरे चैप्टर में यूनिट 1 में मोटा इसी को डिटेल किया। तो ये आपका जो है ना बेस है, किस पे बात करने जा रहे हैं। बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है जो
फॉर्मेशन है, जो क्रिएशन है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है उस समय कॉन्ट्रैक्ट का जो कंपोनेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं और उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको यूनिट 1 पूरी समझ में आती है कि हम किस पे चर्चा कर रहे हैं। अब हमने शुरू करी थी बात कहां से, डेफिनेशन से। तो पहली डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं बायर सेलर। बायर कौन, जो तैयार है गुड्स खरीदने या खरीद रहा है या खरीदने के लिए तैयार है। सेलर वो जो एग्री टू सेल द गुड्स और ठीक है, और एक्चुअली सेल द गुड्स और एग्री टू सेल द गुड्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ गुड्स, की फैक्टर आप देख रहे हैं कि अल्टीमेट ये सारी की सारी घटनाक्रम इसलिए हो रही है इस एक्ट में कि कुछ ऐसी चीज सेलर के कंट्रोल में है जिसका वो ओनर है और वो विलिंगफुली फॉर एलिजिबल अगेंस्ट प्राइस एग्री कर रहा है कि गुड्स को किसको दे देगा, बायर को दे देगा। तो गुड्स लेकिन कौन सा होगा, क्या हर चीज को गुड्स कह सकते हैं? तो गुड्स की डेफिनेशन आपके पास है जिसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो पढ़ाया तो ब्रेक किया कि जो गुड्स है, गुड्स मींस एंड इंक्लूड्स, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। तो पहली बात तो इमूवेबल चीज भाग हुई। इमूवेबल चीज कौन सी होती है, लैंड, बिल्डिंग, कोई ऐसी प्लांट मशीनरी जो लैंड के साथ इस तरीके से अटैच है जिसको अलग करके आप किसी को हैंडओवर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बोरिंग है, कुछ भी है तो उसमें लोहा या पाइप कुछ भी आपका अटैच हो गया, आप उसे जाके वहां से अलग नहीं कर सकते। उसने जमीन में जाकर अपनी एक शेप ले ली, आप उसको निकाल के कहीं और डिफरेंट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, वो उसके साथ ही कंप्लीट हो गई। तो कोई भी इमूवेबल आइटम जिसमें खुद लैंड बिल्डिंग तो है ही या ऐसी चीज जो लैंड बिल्डिंग से इस तरीके से जुड़ गई है जो उससे अलग नहीं हो सकती चाहिए, तो उन चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया पहले, क्योंकि यहाँ पर गुड्स इस पूरे एक्ट के अंदर जो कवर होगा वो वही गुड्स होगा जो मूव होगा। दो चीजें एक्सक्लूड करनी है, कौन सी दो चीजें एक्सक्लूड करनी है सर? ठीक है, दो चीजें एक्सक्लूड के लिए बोला है, एक्शनेबल क्लेम और एक मनी। मनी का मतलब जो एक्सचेंज चलता है उसकी बात हो रही है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि जहां पर आपका रिकवरी के राइट क्रिएट हो जाते हैं, तो उस चीज को है, फिलहाल आपने दोनों वर्ड याद करने हैं। दो चीजों को लेकिन स्पेशली इन्होंने शामिल करवाया जिसके अंदर आपका स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या अदर थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बट बोथ द पार्टी आर एग्री कि जो भी क्रॉप्स, ग्रास जिसकी हम बात कर रहे हैं या ट्रीज है, कुछ भी है जो कि एक तरीके से बात कर रहे हैं कि जो जमीन के साथ जुड़ी हुई चीज आपकी जैसे फसल है, पेड़ पौधे कुछ भी या बाग है आपकी कुछ भी, अगर आप उसको एग्री कर रहे हैं कि उस पे जो चीज क्रिएट, जैसे आपके बाग पे आपके पेड़ पे फल आ गए तो आप कह रहे हो उसको फल को तोड़ के हम आपको दे देंगे अलग करके, ये जो फसल आई है जिन पर उसको काट के आपको दे देंगे। तो बोथ द पार्टी आर एग्री टू सेपरेट बिफोर द फाइनल सेल टेक, तो वो फिर इसमें गुड्स में आ जाएगी। लेकिन अगर वो उसको अलग करके नहीं बेच रहे, उसको पूरी जमीन के साथ आपका जो पूरा या बाग भी पूरा बेच दिया है ना, भाई जमीन बेची तो आप बाग का बाग भी चला ही गया, हो सकता है उस समय उसमें फल भी आ रहे हो, तो कंबाइंड एग्रीमेंट हो गया, तो जाहिर सी बात है प्राइस उसके कुछ ज्यादा रहे होंगे। लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि आप उसको आपका अलग प्राइस है या उसको अलग करके बेचेंगे, तो वो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके अंदर क्योंकि आपने सेपरेशन की बात नहीं कही तो वो सेटलमेंट होगा। ये तो गुड्स की बात हुई, गुड्स के टाइप की भी बात करेंगे क्योंकि तभी हमने कहा सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस है। तो टाइप में क्या डिफरेंस है? टाइप क्या है बच्चों? तीन तरीके के टाइप आपको बताए गए, कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले दो को हमने बात करी थी, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग। अब केवल फ्यूचर एग्जिस्टिंग में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन उसको हमें बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझना है। देखो जो चीज है ना, जब आप अपना लिखना शुरू करें केवल लगता है कि हम लिखे क्या, तो की फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए, बाकी आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड रट के याद करके एक दो डेफिनेशन आप जा सकते हैं, दो चार लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मुझे अगर 8-10 ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं उसको फिर पैराग्राफ बना सकूं, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बट हाँ, उस पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आगे पीछे अगर ये चीज पूछी जा रही है तो वो आनी चाहिए। क्या है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर का डिफरेंस? किस चीज को लेके है? एग्जिस्टिंग में कई बार ऐसा लगता है कि गुड सामने है तो एग्जिस्टिंग है, गुड सामने नहीं दिख रहा है तो वो फ्यूचर हो गया, क्योंकि दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सेक्शन 4 का कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया जा रहा है जिसमें ऑफर प्रॉमिस, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों है,
या तो बायर गया होगा सेलर के पास, मुझे गुड्स भेज दो, है ना, जैसे आप जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, या सेलर आया होगा बायर के पास, जैसे फोन कॉल पे या डोर बेल पे जाके किसी तरीके से वो आपको अप्रोच करते हैं बस में, ट्रेन में कि हमसे खरीद लो, तो ऑफर बायर की तरफ से भी आ सकता है और सेलर की तरफ से भी आ सकता है। इनफैक्ट अगर मैं इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ दूं तो वहां इनविटेशन के ऑफर की भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी ने ऐड डाला हो कि हमारे यहाँ पर ऐसी सेल लगने जा रही है, न्यू ईयर सेल और कुछ भी, है ना, और उस न्यू ईयर सेल को आपने देख के समझ के आप गए हो वहां पर खरीदने, क्योंकि आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ऑफर डिस्काउंट चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो फिर वो जो ऐड आया था, इनविटेशन आया था न्यूज़पेपर में किसी में, वो आपके लिए क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। और जब आप मार्केट उसकी शॉप पे गए और वहां जाके आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदने की बात की तो आपकी तरफ से क्या हो गया, ऑफर। फिर अगर वो एग्री कर जाता है तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसा समझ में आती है मेरी बात? तो अभी क्या है कि जो भी ये फॉर्मेशन है ऑफर से लेके आपकी एक्सेप्टेंस तक का, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस समय बात तय हो रही है, अगर गुड्स उस समय सेलर के कंट्रोल में है, सेलर के हाथ में है, सेलर की लोकेशन पे है, सेलर के स्टाफ के पास है, सेलर का रिस्पेक्ट है उस पर, ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग, तो कैसे बोल सकते। और अगर वो गुड्स सेलर के पास उस समय में है ही नहीं, अब क्यों नहीं है, ये कारण तो है कि वो गुड्स अभी बना ही नहीं, ये भी तो सब चीजें रॉ मटेरियल में रखी हुई है। अभी तो आपने जूस का गिलास, मतलब खाली गिलास है, जूस के लिए जिस चीजों की जरूरत है वो इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन अभी उसको प्रोसेस में नहीं डाला, तभी तो जूस बना ही नहीं। तो सर्टेनली कैसा गुड्स होगा, फ्यूचर। पर इवन अगर गुड्स बनके तैयार भी है लेकिन खुद सेलर के पास नहीं है, एक्सपी मान लीजिए किसी और से खरीदता है, एक्सपी किसी खरीदता है, खरीदेगा, हर जिससे खरीदेगा उसके पास है, उसने उसको फोटो भेज दी, इनफैक्ट इसने वो फोटो आगे भी दिखा दी, भाई साहब ये वाला मिलेगा आपको, है ना। जैसे दुकान पे गुड्स नहीं है लेकिन वो पीछे से खरीद के आपके लिए शाम तक दे देगा, कल तक दे देगा, ये जब आप मांगोगे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि उसने वो जो गुड्स दिखाया और ये इसकी ओनरशिप में नहीं है, वो किसकी ओनरशिप में, किसी और मिस्टर जेड। तो वो गुड्स कैसे गुड्स हुआ बच्चों, अवेलेबल तो है गुड्स उस समय, वो दुनिया में तो है गुड्स, लेकिन स्टिल हम जब एक्स और वाई के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो गुड्स कैसा हो गया, क्योंकि एक्स और वाई के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर सेलर उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या एक्वायर करेगा, तो गुड्स कैसा हो गया, फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन समझ आ गई, which is acquire, manufacture, produce after the contract. Or if the goods are already in control or ownership of the possession of the seller at the time of the making a contract, तो गुड्स कैसा हो गया, existing, क्लियर है, ठीक है। कंटीन्यूइंग गुड्स जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फ्यूचर गुड्स की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर जो क्या रहता है, उसके अंदर जो एक और सब्जेक्शन होता है, फ्यूचर गुड्स के तो सारे अंश उसमें होते ही है, लेकिन उसमें एक फर्दर एक और नई चीज होती है, और वो ये होती है कि जो सेलर, क्योंकि फ्यूचर और फ्यूचर है, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टेड, भाई आप सब सीए कर रहे हैं तो ये तो उम्मीद है कि सीए बन जाएगी, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, क्यों तो भाई ठीक है, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर बन जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा सब सीए जिन्होंने शुरू किया, और मेरा ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है कि आप जल्दी इस बार ही अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करें, ठीक है, तो आप सब बन जाएगा इसी, लेकिन फ्यूचर तो जब आएगा तब आएगा, अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी क्या होगा बच्चों कि अगर मैंने एक बार फ्यूचर गुड्स के लिए भी सेलर ने कमिट कर दिया और कल को किसी कारण से जनरेट नहीं हो पाया, मतलब गुड्स क्यों नहीं बना, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स या तो रखे गए लेकिन देखा नहीं वो खराब थे, या उसने कहा था ना कि तू भी एक्वायर, उसको भरोसा था पीछे से मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला, यह सब कुछ था, स्टाफ लेबर जो प्रोड्यूस करती उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, या मशीन ब्रेक डाउन हो गई या कुछ और हो गया, समझ में आ रही मेरी बात, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी डाल रहा हूं इसमें, पर उन सबके बावजूद भी क्योंकि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो अगर कल कोई फ्यूचर गुड्स को जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ उसके हिसाब से नहीं दे पाता, तो आगे चल के
यूनिट 4 तक जाते जाते ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ब्रीच किया तो यू हैव टू बी पेनलाइज, चाहे वो आपका मॉनेटरी फाइन के रूप में है, पेनल्टी के रूप में, कंपनसेशन के रूप में, इम्पर्सनमेंट है, कुछ और है ना। तो भाई आप वादा कर रहे हैं, लीगल लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है आपके ऊपर, तो आपको उसको मीट आउट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो उसके लिए जो उसके आउटकम है वो आपको लेने पड़ेगी। तो जो आउटकम है वो उसको भुगतने पड़ेगी अगर ये नहीं दे पाया। लेकिन अगर ये मान के चलता है डे 1 से कि भैया एक दिक्कत प्रॉब्लम है, मतलब इसको खुद डाउट है कि मैं गुड्स खरीद भी पाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग कर भी पाऊंगा, या आपको दे भी पाऊंगा, या इस कारण से नहीं भी दे पाऊंगा, और इस बात को जिस पर वो बेस है कि ये क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो बात अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दे और उसको ये कह दे कि भाई साहब देखो जी मेरी लेबर छुट्टी पे गई हुई है, अगर ये कल तक आ गई तो मैंने आपसे जो कह रखा 4 दिन में गुड्स मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। भाई साहब अगर वो लेट हुई तो देखो फिर मैं माफी चाहूंगा, कभी आप मुझे पकड़ने आ जाओगे, ठीक है। तो उसका कंफ्यूजन है कि लेबर आएगी, हालांकि कंफ्यूजन तब भी हो सकता है जब फ्यूचर गुड्स था, लेकिन तब तो उसने शर्त नहीं लगाई तो फिर वो बाइंडिंग है। अब वो पहले से ही बायर को इन एडवांस क्या कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है या गुड्स की एग्जिस्टेंस जो रहेगी वो सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इवेंट और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग होता है और फ्यूचर अनकंट्रोल्ड फ्यूचर सिचुएशन ये इवेंट में है। और इसके बावजूद भी उसको कंसीडर बताने करने के बाद भी अगर एग्रीमेंट आगे बढ़ता है जो कि बाकी सब चीजें कॉमन है, तो फिर इसको हम, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स है उसका होना है ना होना किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड हो गया है, इसलिए वो कैसा हो गया बच्चों, सही। आगे चलते हैं। अगला नंबर आपका आता है डिलीवरी टाइम और डिलीवरी डेफिनेशन की बातें चलती है। तो डिलीवरी के अंदर 4 तरीके से आपको डिलीवरी बताइए, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। एक्चुअल जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ कहीं अभी इसके हाथ में, इसकी लोकेशन है, इसकी गोडाउन है, इसकी कंट्रोल है, इसके स्टाफ के पास तब इसके पास चला गया, तो एक्चुअल मूवमेंट हुआ है गुड्स का, इसको हम क्या फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स भी बोलते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव है वो बिल्कुल इसका पॉजिटिव है, गुड्स वहीं का वहीं रखा हुआ है, फिर भी इन ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून की नजरों में, इन आइज ऑफ द लॉ, ये मान लिया जाए कि हाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। इसका एग्जांपल मैंने कोल्ड स्टोरेज का आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर गुड्स बायर सेलर का जो है वो किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में, और थर्ड पार्टी को खुद सेलर ने बोल दिया है कि अब ये गुड्स बायर को आप दे दे या बायर के बिहाफ पे आप होल्ड करो, बायर ने भी इसको एक्नॉलेज कर दिया, मतलब बोथ द पार्टी आर कंफर्मिंग टू द थर्ड पार्टी। देने वाले ने कह दिया अब से बायर का, बायर ने भी कह दिया मेरा, थर्ड पार्टी ने भी कह दिया ठीक है ये मैंने जो रखा हुआ किसके बिहाफ पे रखा हुआ है, उसने ऑर्डर में दे दी किसके बिहाफ पे रखा है, जबकि गुड्स फिजिकली मूव नहीं भी किया, तो इसको डिलीवरी मान लिया जाएगा। इसको कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक डिलीवरी होती है जिसमें कोई पेपर, कोई चाहे वो आपका बिल ऑफ लेडिंग है, चाहे वो आपका रिसीप्ट है, चाहे वो आपका वेयर हाउस कूपन सर्टिफिकेट है, या कोई डिलीवरी नोट है, या कुछ और आपका कोई सिंबल है, कोड है, जिसको हैंडओवर करने का मतलब इक्विवेलेंट टू डिलीवरी मान लिया जाए, और तो उसे भी हम यहाँ पर जैसे वो सिंबल ट्रांसफर होगा है ना, तो उसको डिलीवर मान लिया जाएगा। जैसे किसी को किसी से बाइक चाहिए तो उसने बाइक की या पार्किंग में तो उसकी कोई स्लिप साथ में उसको हैंडओवर कर दी, तो ये मान लिया जाता है कि उसने उसका पोजीशन उसको दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी आपका सिंबॉलिक डिलीवरी का तरीका है। फॉरवर्ड डिलीवरी मींस फ्यूचर डिलीवरी, जो आज नहीं होगी, डिलीवरी एग्रीमेंट होने की किसी फ्यूचर समय में की जाएगी। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पे आ जाए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में बात करेंगे तो डेफिनेशन अच्छी है, याद कर लेनी चाहिए, 2-3 लाइन के साथ लिखी हुई है कि हर एक उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई है एक एविडेंस के रूप में कि इसका ओनरशिप किस पे, पोजीशन किसका है, कंट्रोल किसका होना चाहिए, और साथ ही उसको राइट भी है कि वो आगे इसको एंडोर्स एंड डिलीवरी करके किसी और को ट्रांसफर कर सके। तो हर वो डॉक्यूमेंट सिंगल पेपर हो सकता है, पेपर का बंच हो सकता है, उसको हम इनवॉइस भी कह सकते हैं, बिल ऑफ लेडिंग भी कह सकते हैं, बाकी जो चीजें आप लगभग सिंबॉलिक में पढ़ रहे थे वो सारे नाम भी इसमें यहाँ पर दोबारा रिपीट किए गए हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि इसमें हम
उस पेपर की वजह से ही वो अधिकार दे पा रहे हैं या दूसरे बायर को वो अधिकार मिल पा रहा है जो कि प्रूव कर सके गुड्स मेरा है, और साथ में उसको ये अधिकार भी मिल पा रहा है कि वो आगे चाहे तो, क्योंकि इसको हम आगे बोलते हैं कि क्या रीसेल हो सकता है, नहीं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेल ऑफ गुड्स में जो बायर है इट इज नॉट अल्टीमेट कंज्यूमर बायर कि लास्ट में इसको कंज्यूम करना है। ये एक वहां पे भी लगता है कि होलसेलर ने सेलर को, रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर रिटेलर को दिया, कस्टमर ने आगे अपने किसी सेकंड पर्सन को भी बेच दिया, कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई कार अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीदी लेकिन मैं आगे बेच तो सकता नहीं, तो कुछ भी चीजें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर होती है ये सब चीजें। तो बायर जो है उसको खुद के पास रखने का कंट्रोल भी है, पोजीशन भी है, और उसकी विलिंगनेस है तो आगे किसी और को भी इसकी डिलीवरी आगे देके एंडोर्स करके उसको, ठीक है, ट्रांसफर कर पाएगा उसका पोजीशन। जिस भी डॉक्यूमेंट से ये अधिकार मिल पाता है उसी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब है ओनरशिप, तो हम उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप कहते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी थी कि जब भी ये डॉक्यूमेंट आए, ठीक है, डॉक्यूमेंट आप पे आ गया, बिल आपके नाम पे बन गया, बिल आपको मिल गया, हमने मान लीजिए अभी थोड़ी देर तक इनवॉइस है, बिल कोई डॉक्यूमेंट मानते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट या बिल जो आपने बनवाया वो गलत इंप्रेशन से लिया, किसी को फोर्जरी करके, फ्रॉड करके, डरा के, धमका के आपने लिया, तो काम नहीं करेगा। इट इज ऑलवेज बेनिफिट व्हेन द जो डॉक्यूमेंट है वो तभी एनफोर्स होगा जब वो बोनाफाइड होल्डर के हाथ में है, यानी कि आपको सही तरीके से, सही चैनल से आपको मिले। लास्ट तो लिखा ही है कि कहीं पर कुछ भी हो, लेकिन जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है, आप आगे दे रहे हैं, वो एनरोल्स एंड डिलीवर करके ही मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी जहां पे भी पूरे एक्ट में वर्ड यूज होगा, प्रॉपर्टी को आप मतलब ओनरशिप से है, लेकिन ओनरशिप में भी हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसमें हम जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जो समझ में आती है ये इसका मालिक है तो इसी का गुड्स होगा, लेकिन इसमें हम कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं कर रहे। स्पेशल प्रॉपर्टी केवल इस तरीके का अधिकार होता है कि आप गुड्स को अपने पास कीप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन वहां आपकी ओनरशिप नहीं है क्योंकि आप उसे फ्रीली किसी को बेच नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं गुड्स किसी के पास कस्टडी पे रख के चला जाता हूँ, सिक्योरिटी पे रख के चला जाता हूँ, तो कुछ लिमिटेड पर्पस तक तो हम कह सकते हैं कि गुड्स का फिलहाल उसके पास कंट्रोल है। या बेल में आप आगे बढ़ोगे डिफरेंस में, तो बेलर बेली, तो बेली के पास भी कुछ अधिकार तो होता है ना गुड्स को रोके रखने का, क्योंकि उसके बाद में वापस करना है। थर्ड पार्टी उसको उसके राइट को डिफीट करती है तो बेली रोक सकता है उसको कि भाई साहब कैसे छेड़ो, हालांकि बेली कभी भी गुड्स का ओनर नहीं होता। तो एक तरीके का है कि उसको हम स्पेसिफिक कुछ राइट दे देते हैं, बट स्टिल वो जनरल प्रॉपर्टी का राइट उस पर नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। मर्केंटाइल एरिया में पहले भी बता चुका हूं, हर वो पर्सन, हर वो व्यक्ति जिसको बायर सेलर किसी के लिए भी बात कर सकता है, जिसके पास गुड्स की अथॉरिटी है उसको खरीदने की, बेचने की, उस पर कोई लोन लेने की या कुछ भी उसको आगे डिलीवर करने की, तो वो कोई भी एक तरीके हमारा ऑथराइज्ड स्टाफ उसको करने के लिए। सेक्शन 4 तो मैंने डायग्राम बनाया है ये, इसमें इसको कुछ ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। उसका जैसे हम नीचे देख रहे हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इसका एक डिफरेंस आ गया बच्चों। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का एक जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस हमने कवर किया, ठीक है। वो डिफरेंस के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे, आपको टेबल ड्रॉ की थी बेटा ऐसे करके 1 2 3 4 5। तो कुछ पॉइंट आपके इजी है, कुछ पॉइंट मैं रिवाइज कर देता हूं, जल्दी जल्दी कर पाएंगे इसको। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव है, मतलब इसमें जो पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट में पूरा हो चुका है, मींस ओनरशिप गुड्स ट्रांसफर। प्राइस जरूरी नहीं है अभी मिल जाए, प्राइस बाद में मिल सकता है, मेन एक बनता है ओनरशिप को लेके। और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर लेकिन गुड्स की, क्योंकि हम जिसकी मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूं वो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर गुड्स की ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो चुकी है, यहाँ पर बाद में होती है, इसलिए हम एक को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एक को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसी से रिलेटेड, इसमें इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, दूसरे में ट्रांसफर किसी फ्यूचर डेट पर होगी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। अब बात करते हैं अगर बायर गलती करता है तो क्या होता है, सेलर गलती करता है तो क्या होता है, तो दोनों में फर्क है। सेल का केस होगा ना, तो जिस भी व्यक्ति को परेशानी हुई है, चाहे वो बायर है सेलर है, तो जो उसका मेन इंटरेस्ट होता कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको रिसीव होना चाहिए। जैसे बायर का मेन इंटरेस्ट क्या है, ट्रांजिशन गुड्स में, और सेलर का मेन इंटरेस्ट क्या है। तो अगर सेल का केस हुआ ब्रीच बाय द बायर है, तो सेलर हैज अ राइट टू even receive the claim their price, full price। और अगर सेलर ब्रीच कर रहा है तो बायर हैज अ राइट टू गेट द गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन किसकी हो जाए, एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल में जाके, क्योंकि अभी गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही नहीं,
तो यहाँ पर हमने बोला था, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ सेलर गलती कर रहा है, सेलर का परिचय मतलब सेलर का गुड्स देने से मना कर रहा है, कह रहा फ्यूचर में मैं नहीं दूंगा, कहा तो था लेकिन नहीं दूंगा या मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब बायर क्या करे? तो बायर के लिए जो उसने अगर कोई एडवांस दे रखा है तो वापस मांग। इसी में लेकिन मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, आगे चल के मिलेगा इंसॉल्वेंसी के कारण से अगर सेलर ने मना करा तो इंसॉल्वेंट होगा तो बिजनेस ही बंद कर डाला उसने, बस आपने पैसे भी नहीं उसके, तो फिर ये प्रोपोर्शनल मांगेगा। तो क्या मांगेगा? तो इसको बोलते हैं डैमेजेस कॉल करें। क्या कॉल करें? किसी के मना करने की वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाके कोई अगर मना करता है तो उसके बदले में उसके लिए जो मांग सकता है वो डैमेजेस मांगेगा। अगर बायर मना कर दे सेलर को गुड्स कि मैं खरीदने वाला नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया खरीदने से, अब क्या हो जी? इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब क्या करें? तो सेलर की गलती थोड़ी ना, वो तो तैयार करने के लिए तैयार पहले से बैठा है या ऑलरेडी गुड्स को तैयार कर चुका है, लेकिन वो डिलीवरी टाइम आया नहीं है, बस वेट कर रहा था कि आपने बोला तो 10 तारीख को पहुंचाना, तो भाई साहब मैं तो बना कर रख लिया, मैं तो आपको 4 दिन बाद देने ही आने वाला था। तो ऐसे में सेलर के पास पहला राइट तो ये कि अगर बायर मना करता है तो ये भी जो इसको परेशानी या नुकसान हो उसका डैमेजेस मांगेगा, साथ ही गुड्स डिलीवर करने से मना कर ही देगा। और अगर बाकी की इंसॉल्वेंसी का कारण है तब तो ये तब तक गुड्स नहीं देगा उसको जब तक कि वो पैसे उसको ठीक है। दोनों ही केस में मैं इंसॉल्वेंसी के साथ में जोड़ के इसलिए बता रहा हूं आगे के डिफरेंस में कि अगर इंसॉल्वेंसी के कारण की सिचुएशन बनती है तो जो अधिकार गुड्स मांगने का है या प्रोपोर्शनल डैमेज मांगने का है, तो इंसॉल्वेंसी के केस में वो सारे राइट जो है ना, जो ऑफिशियल रिसीवर होता है उस तक चले जाते हैं। यानी कोर्ट की तरफ से अगर किसी के लिए अपॉइंट कर दिया गया कोई बंदा कि इसको बाइंड अप करवाए, तो जो बातें मैं कह रहा हूँ कि बायर गुड्स ले ले या प्रोपोर्शनल डैमेज मांग ले या सेलर उसको ना दे या ऐसा करे, वो फिर रिसीवर के बाद की वो अधिकार होता है। तो मैंने आपको ब्रीच दोनों तरीके की बता दी है, नीचे इंसॉल्वेंसी भी बता दी। एक आया था रिस्क ऑफ लॉस, बड़ा इजी है जी, रिस्क हमेशा ओनर का है, तो आपको बस सेल और एग्रीमेंट सेल में वापस जाना है पॉइंट 1 और 2 पे। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, सेल में नहीं हो गई, तो रिस्क भी चला गया। रिस्क किसका हो गया? और एग्रीमेंट टू सेल में एक टाइम के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो जब तक वो समय नहीं आया तो ओनर कौन है? सेलर। इसलिए क्या होगा बच्चों? ओनरशिप सेलर की है, और उस समय अगर लॉस हुआ तो सेलर का लॉस, अगर ओनरशिप ट्रांसफर का टाइम आ चुका था तो फिर लॉस किसका हो जाएगा? एक आखिरी पार्ट इसके अंदर रह गया, वो कौन सा आपका? वो है रीसेल। रीसेल हम के लिए हमें वापस एक सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। सब क्यों बोल रहा हूं? ये सेलर के लिए बोल रहे हैं कि सेलर गुड्स का रीसेल कर सकता है नहीं, तो देखो सेल के केस में तो ओनर हमने किसको बना दिया? इसका सेलर तो अधिकार ही नहीं है उसका, चाहे गुड्स का पोजीशन उसके पास रह गया और डिलीवरी अभी होनी बाकी रह गई हो। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि गुड्स आपने बेच दिया, बायर की रिक्वेस्ट पे बायर ने गुड्स की डिलीवरी को होल्ड करवा दिया या बोला कि आप उसका पोजीशन रोक लो, मैं शाम को कल परसों लेके चला जाऊंगा, बिल बन चुका है, पेमेंट हो चुकी है, सब चीज हो गई, बायर ने इसने आइडेंटिटी पे सब हो गया, तो इसका मतलब है कि उसने खरीदने के बाद पेमेंट पे छोड़ दिया। तो अगर ऐसा कुछ है, पोजीशन जरूर है सेलर के पास, लेकिन क्योंकि ये सेल की ट्रांजैक्शन हो चुकी है कंप्लीट, या एग्रीमेंट टू सेल में अगर वो फ्यूचर सेल टेक प्लेस वाला टाइम आ चुका है, यानी कि ओनर कौन बन चुका है? बायर बन चुका है, तो जाके भी सेलर इस गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता, करता तो ये अपना आप में वॉल्यूशन है। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है और सेल फाइनल सेल टेक प्लेस का टाइम अभी आया नहीं, तो ओनरशिप किसके पास है? तो सेलर चाहे तो किसी और को रीसेल कर सकता बिफोर द फाइनल सेल टेक। इसी पेज पे लास्ट में हमने कहा कि अगर कहीं पर सर्विस और गुड्स, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका मार्केट के अंदर तो दोनों काम चलते हैं ना। अभी हम आपको, मैं किसी स्टेशन शॉप से आपको सेल स्टेशन खरीदते हैं तो वो आपके लिए गुड्स है, लेकिन आप हमारे यहाँ जो हम आपको जो
सर्विस दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके सीए कोर्स में। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है पीसीसी हाउस, तो हम जो भी चीज आपके लिए कर रहे हैं वो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और सर्विस के केस के अंदर ये एक्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो गुड्स पे लगता है। लेकिन कई बार ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट मिक्स, इसमें गुड्स भी और सर्विस भी है। जिसके दो एग्जांपल अगर हम ले लें, आपने एसी परचेज किया और इंस्टॉलेशन भी उसी प्राइस में मिल रहा है, अलग अलग बाइफिकेशन नहीं है। जबकि इंस्टॉलेशन अगर आप कहीं अपना ही एक एसी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करवाए तो उसके लिए भी आप किसी इलेक्ट्रिशियन को किसी को बुला के करवाएंगे, सर्विस लेंगे उसकी। तो ये इसका यानी कुछ तो चार्जेस होता है इंस्टॉलेशन का या शिफ्टिंग का या उसको लगाने का। तो सर्विस के अगर अलग से चार्जेस नहीं है, गुड्स के अलग से चार्जेस नहीं है, मिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा इसमें एसेंशियल यानी मेजर पार्ट किसका है। अगर मेजर पोर्शन मेजर इंटरेस्ट जो है वो गुड्स का यानी कि एसी का, इंस्टॉलेशन का कम है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में जाएगा। और अगर मेजर पार्ट सर्विस का है, जैसे हम आपसे क्लासेस आपको ऑफर कर रहे हैं, बदले में हम आपको हमारे साथ में कुछ बुक्स भी दे देते हैं उसी फीस के अंदर। बुक्स तो स्टेशनरी ये तो गुड्स से गायब है, लेकिन आपका मेजर पोर्शन पेमेंट करने की जो इंटेंशन है वो नॉट टू एक्वायर द नोट्स बुक ओनली, जितना कहीं से किसी से ले ले, पुराने बच्चे से ले ले, फोटोकॉपी करवा ले, कुछ भी कर ले। मेन पर्पस तो आपको यहाँ पर अपनी एक जो आपकी स्टडी है उसको कवर करना है, अपनी प्रॉब्लम्स समझना है, पूछना है, जो हम बता रहे हैं उसको उससे फायदा उठाना है। तो मेन एरिया इज सर्विस। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये गुड्स में यानी कि सेकंड में कवर नहीं होगा। तो एसेंशियल पोर्शन आपको चेक करना पड़ेगा बस वेयर इज द मिक्सिंग टाइप। उसके बाद सेल और बेलमेंट का जो डिफरेंस है, मैंने एक डायग्राम चार्ट आपको बनवाया था, डायग्राम चार्ट आपके पास होगा, हमारी डिटेल वीडियो जो क्लासेस थी उसके अंदर था। फिर भी छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर है। तो बेलमेंट को समझ लेते, सेल कब आपको समझ में आई क्या, सेक्शन 4 कवर करता सेल को। बेलमेंट मिलता जुलता है जिसके अंदर भी दो पार्टी होती है, एक जिसके हाथ या जिसके कंट्रोल है, जिसके ओनरशिप में गुड्स है, दूसरा जिसको उसका गुड्स फॉर अ लिमिटेड पर्पस या ऑब्जेक्ट चाहिए बट विदाउट ओनरशिप। मतलब मुझे आपकी कार चाहिए पर खरीद नहीं रहा, मेरे यहाँ फंक्शन है, मुझे 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जरूरत है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की या रिक्वेस्ट नहीं करी, आप करते ही उस तरीके का बिजनेस है हायरिंग रेंटिंग पे देने का, तो आपका बिजनेस ही है कि आप 2 दिन 4 दिन अलाउ कर देते हैं, भाई कोई भी ले जाए, बदले में पैसे चाहिए। तो लेकिन आप ओनरशिप नहीं दे रहे, आप ओनरशिप ना तो आप दे रहे ना मैं खरीद रहा, ना मेरी खरीदने की इंटेंशन। ओनरशिप ऑलवेज रिमेन विद यू मींस कि आप ही के पास रहेगी। तो अगर आप विदाउट ओनरशिप ट्रांसफर किसी भी गुड्स को लिमिटेड पर्पस के लिए आप ले लेते हैं, चाहे उसके बदले आप उसको कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो ये सिचुएशन में बोलते हैं जो ओनर रहेगा गुड्स का वो हमेशा उसको बोलेंगे बेलर, जो गुड्स को रोक होल्ड कर रहा है, यूज कर रहा है या कस्टडी में रख के बैठा है, या जिसके पास हमने उसको सेफ कस्टडी पर्पस से दिया है, जिसको हमने पोजीशन ट्रांसफर करके दिया है, उसको हम बोलेंगे बेली। जैसे ही वो पर्पस या ऑब्जेक्ट पूरा होगा, 2 दिन 4 दिन वो घूम लेगा, उसको यूज कर लेगा या होल्ड करने का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, डिलीवर बैक करेगा किसको, बेलर। तो ये इसमें और मेन सेल में क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस सबसे मेरे कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। यहाँ प्राइस जरूरी है, वहां प्राइस हो भी सकता नहीं, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर तो हो ही नहीं है, वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर कभी भी नहीं होती। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ हमने कहा था हो सकता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी और डिलीवरी मतलब फिजिकल मूवमेंट हुआ ही नहीं गुड्स का, डीम टू भी मान लिया, वहां फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है, तभी तो सेलर से मतलब सॉरी बेलर से गुड्स का गुड्स जाएगा बेली के पास, तभी तो वो पर्पस ऑब्जेक्ट पूरा होगा। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होना जरूरी है बेलर टू बेली। यहाँ कभी भी गुड्स रिटर्न होके नहीं आता, हालांकि सेल रिटर्न एक कंसेप्ट है, लेकिन गुड्स कभी भी वापस नहीं आता, क्लियर। पर बेलमेंट में तो हमेशा गुड्स वापस आएगा, ये तो उसका मेन पॉइंट है, ये गुड्स वापस करना है आपको, ऐसा नहीं आप रुक के बैठे। इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, उसके ऊपर ये इसके डिफरेंसेस है। इसका अलग अलग डिफरेंस आपके कोर्स में जो था कौन सा था बच्चों, सेल वर्सेस हायर परचेज। सेल तो फिर वो इस सेक्शन 4 है जो यहाँ लिखा हुआ है। हायर परचेज पे अगर आ जाए तो हायर परचेज क्या है, हायर परचेज
में सब कुछ ऐसा ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां जो प्राइस है जो पे होना है वो ओवर अ पीरियड होना है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमआई या इंस्टॉलमेंट। तो पेमेंट जो है वो इमीडिएट नहीं हो रही है, पेमेंट धीरे धीरे हो रही है। लेकिन खाली बात पेमेंट की नहीं है, यहाँ ये भी लिख दिया गया है कि भैया पेमेंट जब आखिरी पेमेंट मिल जाएगी, द लास्ट ईएमआई पेड ओनली व्हेन द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर, लीगल ओनरशिप के बाद। अरे इवन पोजीशन तो मिल गया उसको और ओनरशिप आ गई। तो इसमें भी वैसे ही कुछ कुछ होता है जैसे सेल में होता है कि गुड्स है, ट्रांसफर होना है, ओनरशिप के साथ होना है। लेकिन फर्क किस चीज का है कि यहाँ पर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर ओनली आफ्टर द लास्ट पेमेंट के बाद ही ट्रांसफर होगी। इसको हायर वर्ड इसलिए कि धीरे धीरे रेंट दिया है, रेंट की तरफ पेमेंट दी जा रही है। हायर परचेज वर्ड इसलिए कि उसमें भी कोई ना कोई गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसको हायर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें ये भी है कि अगर डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट करने में, ईएमआई पे करने में, तो गुड्स की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी। गुड्स की ओनरशिप हमेशा किसके पास है, हायर परचेजर बोलेंगे, हायर सेलर वेंडर बोलेंगे यहाँ पर, इसको हायर परचेजर बोलेंगे। तो हायर वेंडर के पास रहती है। तो हायर वेंडर के पास ये अधिकार है कि अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया एग्रीमेंट का, पेमेंट का, तो इस गुड्स को रीपोजेस भी कर सकता है कि स्पेशल राइट है, गुड्स को वापस ले सकता है, जो नॉर्मली सेल में ये अधिकार नहीं होता। वहां एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो हो गई, चेक क्रेडिट सेल से, और वो आपके पैसे नहीं भी दे रहा तो भी आप उससे गुड्स वापस ले सकते हैं। क्योंकि हायर परचेज के अंदर आप गुड्स को वापस ले सकते हैं अगर वो पेमेंट नहीं हो पा रही है तब। इसी तरह ये भी कह सकते हैं जो हायर परचेजर है, बायर सेलर की जगह अब जो वर्ड यूज हो जाएगा ना, तो एक तरीके से हायर परचेजर, और उसकी जगह आ जाएगा बच्चों हायर वेंडर। इसमें जो प्राइस होगा वो एक तरीके से ईएमआई एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट होगा। ये इस तरीके का बेलमेंट का कंसेप्ट चलता है। अब बेलमेंट में जो हायर परचेजर है, सपोज टोटल 50 इंस्टॉलमेंट पे होनी थी 10-20 करने के बाद, अब इसको इस गुड से बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये खुद चाहता है ना खरीदे, तो क्या कर सकते हैं? नॉर्मल केस में जो बायर है किसी का फोन ही नहीं आया मेरे पास, कल प्रतीक का फोन आया था मेरे डीसी सेक्रेटरी का वहाँ का, तो पूछ रहा था कि सर आपके हमारे चेयरमैन का फोन आया क्या? मैंने कहा मुझे प्रोग्राम का पता है, तो फोन तो गया है, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा मसला बताया था कि डीसी में पैसे लो, मतलब आई थी तो मैं आ जाता करके पूछा कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन देखते हैं अभी नहीं, आपका जो आगे प्रोग्राम होगा ना आज रहने दो, अभी बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेलमेंट में जो चेंजेस है, नाम के साथ साथ ईएमआई का कंसेप्ट आ गया। बायर के लिए मैं बोल रहा था, मैं हायर परचेजर के लिए बोल रहा था कि इसका कुछ टाइम बाद मन बदलता है कि मुझे नहीं खरीदना चाहता। सेल की इसमें मना करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि रिटर्न करना कंपलसरी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते मैंने कुछ खरीद लिया और आज मैं वापस करने जाऊं शॉपकीपर को बोलो भैया मेरे तो पैसे दो, भैया फर्दर ऑफर प्रपोजल एग्रीमेंट नहीं है कि आप बोले और फिर वो माने और फिर वो आपका गुड्स ले ले और फिर आपको पैसे दे दे, रिटर्न कर दे। ये अलग दोनों के बीच का म्यूचुअल कंसेप्ट है। सेल हो गई तो हो गई, ठीक है, आप ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई वैलिड रीजन ना हो कि
किसी ने ब्रीच कराया या आपको जो डिसाइड हुआ था उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी, तो वहां सेल करने का रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता, उसको ऐसे कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद रिटर्न करने का ऑप्शन बना हुआ है। कितना सारा ऑप्शन बताओ। ईएमआई पे करना बंद कर दे। मैंने आपको पहले समझाया था, मान लीजिए किसी को मैं लेके मैं जेल में जाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए जेल में, मैं चाहता हूँ पुलिस वाले जो है मुझे उठा के ले गए, मुझे लॉकअप में बंद कर दे, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। बाहर रोड पे अभी निकलो, कोई भी जा रहा है पब्लिक में, तो बल्कि मैं तो कहता थोड़ा सा और आगे रेड लाइट तक आप मीन्स चौराहे तक चले जाओ, पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपने हाथ उठा दिया तो शायद आप बहुत जल्दी अंदर जाओगे। ठीक है, तो आपका सपना देखो कितना जल्दी पूरा हो। किसी बच्चे का मन हो कि मुझे तो कुछ भी करके फेल हो, कितना मेहनत का काम, फेल होना कितनी मेहनत का काम है, और मेहनत लगी पास होने में लगती है, फेल होने में तो हो ही जाओगे, चाहोगे तो, अगर चाहोगे तो मुश्किल काम है क्या है कि मुझे तो सर मुझे 2 कोचिंग लगानी है, मुझे 2 पेपर पढ़ने हैं, क्यों कर रहे हो, मुझे फेल होना है। 8-10 घंटे कॉपी किताब लिखने में लगा हुआ, घर वाले पूछ रहे कि क्या हो रहा है, कर मैं फेल होने की तैयारी, मैं आप मुझे रोको मत, नहीं मैं फेल नहीं हो पाऊंगा, सबसे बड़ी बात है। डिफॉल्ट करना आसान काम है। जब भी इसके मन में आ जाए मुझे कोर्स नहीं चाहिए तो डिफॉल्ट कर दे, कोर्स वापस चला जाएगा। तो ये चीजें एक्ट भी आपको पता ही है, उसमें अलग एक्ट लगता है, हायर परचेज एक्ट अलग है, इसमें अलग है। सेक्शन 5 आ गया जी, उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कॉम्बिनेशन है। जो बाइंग, जो गुड्स की सेल परचेज है, यानी गुड्स और प्राइस का कॉम्बिनेशन है, दोनों उसी समय, दोनों फ्यूचर में, एक पहले एक बाद में, इस तरीके की कॉम्बिनेशन है। जब सेक्शन 7 और 8 पे आते हैं, तो सेक्शन 7 और 8 क्या कहता है? सेक्शन 7 और 8 कहता है कि लॉस हो जाए गुड्स का तो क्या हो, जो कि मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो वापस हम अपने सेक्शन 4 के कॉन्ट्रैक्ट पर है ना, बायर सेलर की बात करूंगा। तो सेक्शन 4 वापस आ गया मेरे पास, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, बीच में चले गए थे हम डिफरेंस करने एग्रीमेंट और उसके साथ। तो सेक्शन 4 में जो बायर और सेलर है और जो सब्जेक्ट वाला गुड्स मैटर है, वो ऑलवेज सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होगा, गुड्स। अब गुड्स के लॉस की बात है, अगर गुड्स का लॉस हो रहा है तो सेक्शन 7 और 8 दोनों में कॉमन चीज है कि लॉस ऑफ स्टॉक पे वो बात करता है, लॉस ऑफ गुड्स पे वो बात करता है। दूसरा, वो हमेशा बात करेगा स्पेसिफिक गुड्स पे। स्पेसिफिक गुड्स को भी हमने अभी डेफिनेशन में छोड़ दिया था, लेकिन वो आगे जाके यूनिट में डिटेल है, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स का, असर्टेन अनअसर्टेन गुड्स करके वहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो वहां से मैं एक गुड्स उठा लेता हूं, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है जो कि या तो यूनिक गुड्स है कि उसकी तरह कोई और गुड्स नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है, या अगर यूनिक भी नहीं है तो आप बायर और सेलर ऑलरेडी आइडेंटिफाई कि ये वाला ही कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, दूसरा इसकी जगह पर प्लेस नहीं होगा। तो वो हमारा गुड्स कैसा हो गया, स्पेसिफिक। अब उसी की गुड्स की डिलीवरी है, उसी गुड्स की बात है, उसी गुड्स को लेकर चर्चा। तो अगर वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है तो ये भी एक कॉमन एरिया सेक्शन 7 और 8 का। तो 7 और 8 में 2 बातें तो कॉमन हो गई, ये बात लॉस ऑफ गुड्स की करेगा, गुड्स शुड बी स्पेसिफिक गुड्स। अब दोनों में फर्क क्या है, सेक्शन 7 कब लगेगा और 8 कब लगेगा? सेक्शन 7 कहता है कि जो गुड्स का लॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले ही हो चुका था, और इसमें जानकारी नहीं थी बायर को भी और सेलर को भी, बायर को भी और तो लॉस हुआ वो विदाउट द, एक तरीके से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, या भाई अगर सेलर की गलती से लॉस हुआ है तो पहली बात तो उसे जानकारी हो गई, मतलब इसमें किसी की गलती भी नहीं कि वो लॉस हो गया, जैसे कार है एक्सीडेंट में चली गई, डैमेज हो गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई और रीजन हो गया तो उसका खत्म हो गया, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द एनी पार्टी। इसको आप कैसे समझते? आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? लॉस पहले हुआ है, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द पार्टी हुआ है, बिना दोनों की जानकारी के हुआ है, और वो 2 कॉमन चीज तो चली रही है, स्पेसिफिक गुड्स है, लॉस का केस है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और खाली वॉइड है इसको बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड। और अगर सेक्शन 8 में जा रहे हैं
तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट के टाइम तक मौजूद था। बल्कि क्या तो मैंने बोला था, एग्जाम्पल दिया था कि कार को खरीदने बेची गया था, कार के अंदर बैठ के दोनों कर डीजल होगा, तो कार नहीं, अब कैसे कह सकते हैं कार पहले खत्म होगी, क्या पता नहीं थी। तो उस समय कुछ था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट फिर भी ये किया कि भाई हम एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तो एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है ना, कि भाई आज नहीं खरीदने बाद में खरीदेगा, आज दिन अच्छा नहीं है, मंगलवार है, किसी और दिन खरीदेगा। तो एग्रीमेंट टू सेल में आप चले गए, है ना। तो एग्रीमेंट टू सेल का केस है, यानी गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोस्तों, तो उस केस के अंदर हमारा सेक्शन 8 लगेगा, और यहाँ पर भी रिजल्ट लेकिन क्या होगा, सिंपली बाकी सारी बातें कॉमन है, वही चीज लिखी। फिर आता है 9 और 10 पर बच्चों। सेक्शन 9 और 10 क्या कहता है? ये 9 तो कहता है कि प्राइस कितने तरीके का पॉसिबल है, उसको 3 तरीके से बताया गया है। प्राइस, फुल प्राइस या फिक्स प्राइस, जिसको हम बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई है कि इस पूरी गुड्स की सेल के बदले आपको 1,50,000 कुछ भी जो अमाउंट हो मिलेगी। ये हो सकता है प्राइस फिक्स नहीं है, उसका जो कोर्स ऑफ डीलिंग है वो बता दिया जाए। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब है कि मुझे अगर ये फॉल सीलिंग किसी से खरीदनी है और अभी पता नहीं कितनी लगेगी, या एक अंदाजा तो हो सकता है, लेकिन जब लग जाएगी तभी एक्यूरेट चीज निकलेगी, मेजरमेंट होगा बाद में। बट आप अभी हम क्या कर सकते हैं, एक कोर्स ऑफ डीलिंग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये मैं आपको 100 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से दूंगा। या फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदते हैं तो इनिशियली जो है डिसाइडिंग द रेट कि भाई पर केजी या पर 100 ग्राम जो भी है आप रेट डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो भी आपने सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रूट्स वेजिटेबल ली, फिर वो बाद में मेजरमेंट होती है, यानी उसका वजन वेट किया जाता है या इसका सेक्शन 9 और 10 के बाद चल रही है बच्चों। 9 में मैंने आपको बताया कि एक तो प्राइस के जो 3 तरीके हैं, प्राइस टोटल फिक्स हो सकता है जिसमें कोई अमाउंट होगी 50,000 1 लाख समथिंग। दूसरा कि कोर्स ऑफ डीलिंग जिसको हम बोलते हैं कि आपने एक फाइनल प्राइस उससे कैलकुलेट होगा और विदाउट एनी डिस्प्यूट कि आपने पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, पर स्क्वायर फीट इसका आपने रेट डिसाइड कर लिया। और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा या फाइनल गुड्स जब मेजर होगा तो उसके साथ साथ ही फाइनल प्राइस मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग। थर्ड होता है कि बोथ द पार्टी आर एग्री कि भाई प्राइस जो है ना हम वो मानेंगे जो कोई थर्ड पर्सन जिसको भी हम दोनों एग्री कर रहे हैं, जो भी वो बोलेगा या बताएगा या डिसाइड करेगा उसको ही प्राइस मान लिया जाएगा, तो उसको बोलता है वैल्यू में थर्ड पार्टी। ये तो सेक्शन 9 में लिखा है तीनों तरीके की प्राइस। सेक्शन 10 ये कहता है कि आपका अगर वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी वाला केस है और किसी भी कारण से जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो अपनी मर्जी से या सिचुएशन ऐसी है कि वो जो प्राइस है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है या वो करना नहीं चाहता है ना, या वो डिनाई कर देता है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बायर सेलर का उसका स्टेटस क्या होगा, तो उसको हमने बोला वो उसका स्टेटस होगा वॉइड। तो अगर वो कुड नॉट या कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। सेक्शन 11 इसी यूनिट में लिखा हुआ है, लेकिन वो स्टैब्लिशिंग एज टू टाइम को अगली यूनिट के साथ कंसीडर करेंगे। तो हम चलते हैं इसके चैप्टर 2 पे, और चैप्टर 2 आपका है कंडीशनल कंडीशन वारंटी में एक तो डेफिनेशन आती है सेक्शन 13 से कि कंडीशन वारंटी है क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो वैसे दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों ही स्टैब्लिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो कंडीशन है वो एसेंशियल नेचर में चलती है, कंपलसरी की नेचर में चलती है, और वारंटी में जो बातें लिखी जाती है वो आपका जो है वो सपोर्टिव नेचर में होता है, क्वालिटेटिव नेचर में होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। इसको ही आगे लेके चले तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस बनता है तो जो भी पार्टी जिसको दिक्कत हुई है, जिसको हम एग्रीड पार्टी बोलते हैं, हैज द राइट टू कैंसिलेशन या रिप्युडिकेट द कॉन्ट्रैक्ट। जबकि आपकी वारंटी के अंदर उसके पास जो राइट होता है वो कैंसिलेशन का नहीं होता, ओनली कॉल टू द डैमेजेस। थर्ड उनका लिंकअप था कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन को इफ द पार्टी आर विलिंग तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकती है, लेकिन वारंटी ब्रीच में वो बेनिफिट या वो चीजें नहीं बन सकती जो कि कंडीशन फेलियर में आती है। सेक्शन 14 में आगे गए तो 14 में आपको बताया 13 में आगे गए 13 में आगे आपको बताया फर्दर कि भाई कौन कौन सी सिचुएशन है जब
ऐसा मान लिया जाए कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाएगा या ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें हमने 3 चीजें आपको बताई थी, अपनी मर्जी से, गलती से, मजबूरी से। यानी आप अपना राइट खुद वेव कर दें, कंडीशन फेलियर के राइट को वारंटी मानना चाह रहे हैं तो बायर ने अपना राइट खुद वेव कर दिया, या उसने ये तो अपनी मर्जी से, दूसरा बोला था कि इलेक्ट कर लिया उसने, गलती कह लीजिए, उसको ये ध्यान ही नहीं है कि मेरे पास राइट टू कंडीशन है, ये तो इसको राइट टू वारंटी मान के आगे चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, चाहे गलती से किया। वेव वाले में तो पता ही होता है कि मैं त्याग रहा हूँ अपना अधिकार है लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, और इलेक्ट का मतलब होता है उसने ऐसा चूज किया। तीसरा था कि जहां उसने इनसेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो कुछ पार्ट ऑफ गुड्स या कंप्लीट उसने बेनिफिट ले लिया है, तो फिर वो लेटर बाकी को इस ग्राउंड पे कैंसिल नहीं कर पाएगा, चाहे वो कंडीशन फेलियर थी उसके बावजूद भी, तो उसको वारंटी का ही बेनिफिट मिलेगा। लास्ट जिसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से जिसको एक्सक्लूज दे दिया गया है कि भैया वापस से कंडीशन फेलियर मत मानिए, आपसे वारंटी फेलियर मानेंगे तो चलेगा। फिर आता कंडीशन वारंटी की लिस्ट है, बट उस लिस्ट से पहले हमने पढ़ा था कैसे डिसाइड हो कंडीशन कौन कौन सी है, वारंटी कौन कौन सी है। तो कंडीशन वारंटी में फर्क करना मुश्किल है, क्योंकि ये बायर और सेलर की जो आपस का जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय की उनकी इंटेंशन और उनकी दोनों की आपसी सहमति पे डिसाइड होता है, उसकी मर्जी पे आप नहीं चलता। अब वो जो स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके हिसाब से पता चलेगा कि इसको कंडीशन बनाना है या वारंटी बनाना है। तो बच्चों क्या हुआ कि कंडीशन बने या वारंटी बने तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर हमें दोनों की म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे जाना पड़ेगा। तो रैंक फर्स्ट विच इज डिसाइडेड बाय द बोथ द पार्टी, जिसको चाहे कंडीशन बना ले, जिसको वारंटी बना ले। इनफैक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कि लिस्ट गिवन बाय द एक्ट है, वो चाहे तो उसको चेंज भी, मतलब कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वारंटी को कंडीशन की तरह ले सकते हैं। यानी फर्स्ट रैंक टू द पार्टी चॉइस है, जो म्यूचुअली दे आर डिसाइडेड दे फाइनल। और उन्होंने को डिसाइड नहीं किया तो फिर एक लिस्ट गिवन आपको जिसमें कंडीशन की एक लंबी लिस्ट है, वारंटी की भी आपकी लिस्ट है। तो 1 to 7 पॉइंट आपकी कंडीशन है, 1 to 4 आपकी वारंटी है। तो वो लिस्ट हमने आपको दी हुई है बच्चों, इसमें लिखी हुई है, आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे तो आप देखेंगे कंडीशन कौन कौन सी पूरी होनी चाहिए। कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब ओनरशिप होनी जरूरी है, जो व्यक्ति बेचने की बात कर रहा है या अगर एग्रीमेंट टू सेल में जा रहा है तो वो इस बात का भरोसा दिलाएगा कि ओनरशिप उसके पास पहले सेल, फाइनल सेल टेक प्लेस से पहले उसके पास ओनरशिप वो आ जाएगी। अभी तो नहीं है उसके पास ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप उसके पास आ जाएगी। तो ओनरशिप अगर नहीं है तो आप किसी को सेल कर ही नहीं सकते, और अगर आप कर रहे हैं या बाद में उसको बेचने के बाद बोल रहे भाई मैं तुझे बेच तो दिया लेकिन मैं अब तुम्हें वो जो डॉक्यूमेंट टाइटल वाला था ना वो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये ओनरशिप नहीं है, तो बायर उस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, उनको खरीदने की जरूरी नहीं है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और उसको आगे चल के सैंपल से भी मर्ज करते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब है जो डिस्क्राइब किया जाता है, जब गुड्स बेचा खरीदा जाता है तो बहुत सारी बातें गुड्स को लेके बताई जाती है सेलर द्वारा, या पूछी जाती है बायर के द्वारा, तो उसकी डिटेलिंग दी जाती है सेलर के द्वारा। या चीजें बताने करने के ना लिखी हुई होती है, जैसे किसी आप गिफ्ट और पैक खरीद रहे हो, उसके पैकिंग पे लिखा हुआ सारी चीज तो आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन लिखा हुआ है कि इसके अंदर कंटेन है ये चॉकलेट इस तरीके को फैमिली वाले चॉकलेट पैक है, तो आपका इस तरीके से मेंशन है। तो क्या होगा बच्चों, जो चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, तो सारी बातें जो भी उसके अंदर शामिल है वो सब चीजें आपकी कैसी हो गई, वो उसके कंटेंट को जब ओपन किया जाए तो उसमें मिलनी चाहिए। मतलब जो चीज डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है, लिखी गई है, बोली गई है, ठीक है, या बताया गया कि ये स्टील इस क्वालिटी की है, इस रेंज की है, या ये इतनी प्योरिटी का गोल्ड है, इतनी चीजों का इस तरीके, जो भी जैसा गुड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया वो गुड्स उससे मैच करना चाहिए जो भी आप बेच रहे हैं या दे रहे हैं। सैंपल बता, सेम सैंपल के केस में सैंपल में इतना होता है कि बायर बल्क में से कुछ गुड्स को कंज्यूम करके या हाथ में लेके या देख के या सैंपल यूज करके वो कंफर्म करता है मीनिंग के लिए कि हम मुझे ऐसा ही गुड्स दे दे। तो उसके लिए सिंपल चीज है कि जो बल्क दिया जाए और जो सैंपल पास हुआ तो बल्क सैंपल से मैच करना, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। हाँ, इसमें कई बार आती है कि चीज मान लीजिए कोई गुड्स दोनों से बेचा गया, डिस्क्राइब भी किया गया कि बासमती चावल है एक एग्जांपल के तौर पे, और आपने को सैंपल भी दे दिया कि आपने कुछ हाफ केजी कुछ थोड़ा बहुत आपने राइस लेके बना भी दिया। अब क्या होगा कि जब वो गुड्स बना
ये चीज तैयार हुई तो आपको अच्छा लगा टेस्ट, आपने खरीद लिया, वैसे बल्क भी आ गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तो सैंपल में भी पास दिया गया वो कोर्स, डिस्क्राइब भी किया गया कोर्स, वैसे तो आपको जो आपने राइस लिए बनाए करे आपको अच्छा लग रहा टेस्ट, लेकिन शायद आपको इतने समझ नहीं है कि उसी क्वालिटी का कोर्स है या नहीं है, क्योंकि बासमती की अपनी क्लास है, तरीका है। तो आपने फिलहाल बल्क तो मैच कर रहा है सैंपल से, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा। तो सैंपल कोई ओवररूल नहीं कर जाता कि भाई अगर एक बार सैंपल पास हो गया और सैंपल से बल्क दिया गया तो आप कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू खत्म। आपने दोनों चीजें बताई थी, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर सैंपल मैच भी कर रहा है, बल्क सैंपल से मैच भी कर रहा है, बट उसका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो किसी एक ग्राउंड पे भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि एनी कंडीशन फेलियर मींस कॉन्ट्रैक्ट का रिप्रोडिकेशन पॉसिबल है बायर के द्वारा। तो इसमें हमने चीजें ऐड की। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आएगा मैं उसको बाद में लूंगा, लेकिन मर्चेंटेबिलिटी बता देता हूँ। गुड्स की जो है मार्केट की जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मर्चेंटेबल का मतलब है वो ऑर्डिनरी यूज के लायक होनी चाहिए, और या किसी को अगर उसके बारे में पता चल जाए तो वो उसको नहीं खरीदेगा। अगर ऐसा गुड्स है तो इसका नाम मर्चेंटेबल नेचर का गुड्स नहीं है। मैं दूर से देख रहा हूँ पेंटिंग बहुत अच्छी है, मैंने खरीद लिया, पता चला वो ब्रेक थी या कुछ थी, तो अगर मुझे पता होता तो मैं उसको नहीं खरीदता। तो कॉमर्शियली या कोई इसी चीज में अगर हम आगे बढ़े, कोई फूड या ईटेबल गुड्स की बात आ रही है तो होलसमनेस भी ऐसे मिलता है कि होलसमनेस का मतलब होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए। आप सिंपली ये कि बायर ने मांगा इसलिए मैंने उसको, खराब हो गया कोई आपका फूड ऐसा है जो 2 दिन पुराना है, कुछ भी है और शॉप पे आपने रखा हुआ है, बायर की डिमांड पे चलो आपने उसको हैंडओवर किया, कोई समोसा है कुछ भी आपने मांगा और उसने सेलर ने दे दिया, लेकिन अगर वो खाने लायक अब नहीं है या वो खराब हो चुका है तो इस सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको नहीं बेचेगा, क्योंकि वो मर्चेंटेबल नेचर का गुड्स नहीं। तो मर्चेंटेबल या होलसमनेस ईटेबल गुड्स में लगता है, बाकी मर्चेंटेबल लगता है, तो ये आपको बताया गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वालिटी फिटनेस को लेके, ये इसलिए क्योंकि इसका तो दोनों बातें आपको मिलेगी समझने के लिए। इन जनरल प्रिस्क्रिप्शन या सिंपल वर्ड्स में बात करें, क्वालिटी और फिटनेस की जिम्मेदारी खुद बायर की है। बायर को ही चेक करना है कि गुड्स की क्वालिटी उसके पर्पस को पूरा करती है नहीं करती है, उसके टेस्ट को या उसकी रिक्वायरमेंट को कितना वो कंपल्सरी पूरा हो पा रहा है। तो कोई आप ड्रेस खरीदते हैं तो आप ही पहन के में आपके से बढ़िया जजमेंट नहीं हो सकता कि भाई क्योंकि आप ही को अपने लिए खरीदना है कि वो चीज आपको फिट आ रही है नहीं आ रही है, कितना कंफर्ट है। तो इसी तरह बायर के ऊपर एक जनरल ड्यूटी है कि बायर शुड अवेयर एट द टाइम द परचेजिंग ऑफ गुड्स कि वो क्वालिटी फिटनेस को मेजर करे और उसको देखे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि क्वालिटी फिटनेस को ग्राउंड बना के कल को बायर गुड्स को वापस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इसकी है, और जो भी मैंने बताया कि बायर की ड्यूटी है बायर को चेक करना है क्वालिटी फिटनेस को, तो उसको हमने टेक्निकल एक डॉक्ट्रिन नाम दिया, वो है कैवेट-एम्पटर। तो कैवेट-एम्पटर इज अ डॉक्ट्रिन जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बायर की ही ड्यूटी है क्वालिटी फिटनेस को लेके, यानी कि इसके फेलियर पे कंडीशन ब्रीच नहीं होती। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस को ही जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो उस एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है कि अगर सेलर जो कि मतलब जिस समय क्वालिटी फिटनेस को लेके बात हम कर रहे हैं, तो अगर सेलर ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है और वो चाह के भी बायर उसको नहीं पता लगा सकता था, तो उस केस में तो ये गलती किसकी हो गई, मतलब हम बायर ने बोला मुझे 10 नंबर का जूता चाहिए और वो उसको कोई और नंबर के जूते को 10 नंबर का बता के दे रहा है, फॉल्स बता रहा है, उसको कंसील कर रहा है या उस पर गलत स्लिप लगा दी, तो उस केस में तो बायर कई बार कंफ्यूज हो जाता है, यार आना तो था लेकिन थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आ रहा होगा तो उसको, लेकिन भरोसा है कि मुझे तो 10 नंबर का ही आता, तो हो सकता है वो 9 नंबर वाले या 11 नंबर वाले को भी 10 समझ के पहन के वो अपने आप को समझा रहा, तो वो पता चला वैसा नहीं है। या आप इसे कह सकते हैं सर तो डिस्क्रिप्शन फेलियर हो गया, तो वहां से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी फिटनेस के टेस्ट पे वो उसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन सेलर का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है तो उस केस में कवर होगा और इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। या फिर बायर ने अपना पर्पस बता दिया सेलर को, सेलर उसके पर्पस को समझ के फिर उसको कोर्स सजेस्ट कर रहा है, तो उस केस में वो उस पर्पस को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर सिंगल नेचर ऑफ गुड्स है तो फिर पर्पस भी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी की सारी एक्सेप्शन पेटेंट और ट्रेड नेम वाले गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद क्वालिटी फिटनेस एक बार
में जो हमने पहले पैरा पढ़ा वो समझ में आया कि आपको क्वालिटी फिटनेस की जिम्मेदारी बाहर की है, इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ सर। इसी वाले पैराग्राफ में क्या कंफ्यूजन है बताओ ना, आप बताओ, मुझे बताओ, मैं तो दोबारा भी उतना ही बताऊं। फिटनेस ना समझ नहीं आ रहा जैसे आप यहाँ बेटा क्वालिटी का मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया शूज का, अब उसमें क्वालिटी क्या चीज हो सकती है आपकी? नहीं, साइज भी हो सकता है, कोई आपका जो स्टफ है, जो भी उसका जैसे जूता बना है, रेक्सिन है, कुछ भी है, तो वो आप चेक कर रहे हो कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, तो आपको किस तरीके का चाहिए, किसी को सॉफ्ट ज्यादा चाहिए, किसी को नहीं, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, डिजाइनिंग ऐसा होना चाहिए, तो आप ही चेक करो आपको कौन सा सूट करेगा, किस फंक्शन में पहनना है, किस में आपको यूज करना है, ऑफिस में जाना है, कैसे करना है, ये तो आपके बैक ऑफ द माइंड है, इसलिए ड्यूटी किसकी है? बाहर की। इसको क्वालिटी फिटनेस। उसके बाद वारंटी पे आ जाए तो वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन का मतलब है कि एक बार गुड्स बायर ने खरीद लिया तो उसका उसको पोजीशन मिलना चाहिए। पोजीशन तो मिल रहा है लेकिन उसको डिस्टर्बेंस हो रही है, जो पोजीशन को 10 बजे फ्रीली मिलना चाहिए वो उसे अगले दिन तक मिल रहा है। टीवी दे दिया, रिमोट नहीं दिया आपने, उसको रिमोट दे दिया, उसमें सेल नहीं मिल पा रहा है, या उसको आपने बोल दिया तो इसे अभी यूज मत करो, अभी कुछ हमें वर्किंग करनी है, वो आपने जबकि उसको बोला था ओनरशिप अब आपकी हो गई, तो वो जो जिस पीरियड में उसको जितनी परेशानी हो रही है डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसके लिए वो वारंटी में डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, क्योंकि उसको तो इमीडिएट और फ्रीली पोजीशन मिलना चाहिए था, उसका ये अधिकार बनता है, लेकिन वो पोजीशन तो मिल रहा है बट वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी इसमें वहां पर परेशानी है। किसी को आपने साइकिल कार बेच दी, बात में चल रहा है, इसमें तो आपने पहले से 10 दिन का एग्रीमेंट किया हुआ है किसी को, और 1 वीक तक वो कार उसके पास ही रहेगी, तो अब जो मेन ओनर जिसने आज खरीद ली उसको तब 1 वीक के बाद ही उसका पोजीशन मिल पाएगा, तो ये जो परेशानी हो रही है उसके बीच में, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर उसको डिस्टर्ब पोजीशन का केस बनता है। अगला यहाँ पर है कि अगर कहीं पर कोई जो गुड्स ले रहे हैं उस पर मेक श्योर कि कोई भी चार्ज या इनकम्बरेंसेस एग्जिस्ट ना करता, यानी कि उस पर मौजूद ना हो। चार्ज या इनकम्बरेंसेस क्या होते हैं? कोई ड्यूज, कोई लायबिलिटीज उस गुड्स के ऊपर या गुड्स के ओनर के ऊपर, क्योंकि जिस दिन हम खरीद रहे हैं वहां तक के लिए तो या वहां तक की लायबिलिटीज तो पुराने वाले ओनर की होनी चाहिए, उसके बाद की लायबिलिटीज बन जाएगी इस बायर के ऊपर। लेकिन अगर वो पुरानी लायबिलिटीज निकल के आती है और उसकी वजह से जो नया बायर है उसको परेशानी होती है, तो वो वारंटी डैमेजेस क्लेम करेगा। हालांकि अगर पहले से बेचते वक्त ही गुड्स के साथ बताया गया था कि भाई साहब इसके ऊपर इतने रुपए का ड्यूज पेंडिंग है और ये आप ही को देना है, तो फिर तो उसने ऑलरेडी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में शो कर दिया और बता भी दिया, और उसके बाद भी आप उसे खरीद रहे, तो फिर ये वारंटी का केस नहीं बनता। लेकिन अदरवाइज जब तक कि पहले से डिक्लेयर ना हो तब तक अगर कोई एग्जिस्टेंस आ जाती है किसी चार्ज या इनकम्बेंसेस की, तो वो वारंटी में कवर होगी, और वारंटी कवर का मतलब है डैमेजेस मांगने का अधिकार मिलता है। तीसरा, इसी तरह जो भी गुड्स बेच रहा है, क्योंकि उस गुड्स के बारे में जानकारी रखता है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलर कि वो उसके बारे में अगर कोई मेटेरियल डिफेक्ट है तो उसकी वो जानकारी बायर को दे, जिससे कि बायर उस पॉसिबल लॉस से बच सके। आखिरी वापस क्वालिटी फिटनेस को लेके बाय यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई इम्प्लाइड वारंटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी अनेक्स्ड और अटैच्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, यानी यूसेज ऑफ ट्रेड कस्टम, कहीं पर कस्टम ट्रेड है और वहां पहले से ऐसा ट्रेंड है कि इस तरीके का गुड्स इस तरीके की क्वालिटी का मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फिर उसमें हैंडओवर नहीं कर रहे हैं या उस तरीके से नहीं दे रहे हैं तो ये अपने आप ही ड्यू टू बी वारंटी माना जाएगा। तो ये जहां यूसेज और ट्रेड और कस्टम है उस पर आप इसके बाद यूनिट नंबर 3 पे आ जाए, यूनिट 3 पे आ जाए। पहला तो वापस बच्चों डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आपका एक आपको समझ में आना शुरू हो गया, कुछ पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। रूल्स क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ट्रांसफर के मूवमेंट को, यानी वो टाइमिंग क्या होगा जब ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाए। इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो गुड्स तो पहली डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्टेबल है, सब चीज है, पहचान है, सारी बात है। यहाँ तो सिर्फ इंटेंशन चाहिए या कि गुड्स अब आपका हो गया, या ऐसा कह लीजिए कि अगर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने से पहले कुछ काम सेलर को करना बाकी है और जैसे ही सेलर वो काम कंप्लीट कर देता है और इसकी जानकारी किसको दे देता है? वो बायर को,
तो वो मान लिया जाएगा उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कि ये गुड्स ट्रांसफर हो गया ओनरशिप के साथ। असर्टेन गुड्स को सिंपली इंटेंशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गुड्स का जो मेजरमेंट या पहले काम होना था वो भी हो चुका है। अनसर्टेन गुड्स में जब हम जाते हैं तो वो एक पूरे लोड या बल्क की बात करता है, और अभी इसमें से वो पोर्शन ऑफ गुड्स अदा करना बाकी है जिसको seller are agree to sell the goods to buyer or buyer are so willing to purchase the goods that particular goods। लेकिन अब वो बल्क में से यानी कि अनसर्टेन गुड्स अभी रखा हुआ, उसमें से जब तक असर्टेन नहीं होगा तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और अनसर्टेन को असर्टेन करने के कुछ रूल्स है, वो नीचे लिखे हुए हैं। इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स भी कहते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स के नियम नीचे से पढ़ लेते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका मतलब है कि वो गुड्स सेलेक्ट करना जिसको अल्टीमेट हैंडओवर या डिलीवर किया जाएगा, जो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उसमें। और ये जो गुड्स है, लेकिन ये क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। गुड्स डिलीवरी स्टेट में होना चाहिए अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, यानी उसको अलग करना जरूरी है, मस्ट है। एप्रोप्रिएशन कौन करेगा? बायर कर सकता है सेलर से कंसेंट लेके, या सेलर कर सकता है बायर की कंसेंट से। इसको इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट मांगी जा सकती है, यानी पूछने का तरीका बोल के या इम्प्लाइड भी हो सकता है। और एप्रोप्रिएशन सबसे अच्छी बात है, या कंसेंट लेने से पहले बात भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल है। जो असेंट है वो बाद में पहले भी मांगी जा सकती है। आपने एप्रोप्रिएट पहले सिलेक्शन प्रोसेस छाट पहले लिया, पूछा बाद में, ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद सेक्शन 24 सबको बच्चों को अच्छी तरह याद रहता है। 24 में हमने, और इसके बाद भी 42 भी इसी से मिलता जुलता है कि अगर रिटर्न अप्रूवल बेसिस पे गुड्स जा रहा है तो ओनरशिप कब सेल मानी जाए। तो सेल का टाइम क्या होगा? तो सेल का टाइम बच्चों क्या होगा? सेल का टाइम होगा, देखना पड़ेगा कि अगर आप जब बायर कंफर्म करते हो वो टाइम, या बायर ने या कोई टाइम पीरियड अगर फिक्स था या फिक्स नहीं था, तो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाए और गुड्स वापस नहीं हो रहा है, नहीं आपने नोटिस किया बताया उसको, तो फिर ये डीड टू बी सेल माना जाएगा। या तीसरा कोई ऐसा डिफॉल्ट, कोई ऐसी कंडीशन आप फेलियर कर जाएगी जिससे अब ये गुड्स वापस नहीं हो सकता, तो उस केस में भी ये सेल मान लिया जाएगा। कैश सेल रिटर्न बेसिस में कुछ नहीं है इसके अंदर, तो सिंपली गुड्स की ओनरशिप इस बात पे डिपेंड है कि पैसा आएगा तो गुड्स की ओनरशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। वो पॉइंट ऑफ टाइम को ही इन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर का टाइम माना है। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल सेक्शन 25 को हम आगे चल के लिंक करेंगे, लेकिन मैं बता यही देता हूं क्योंकि अब तो आप पूरा चैप्टर सब पढ़ चुके, एग्जाम में आपके बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो सेक्शन 25 क्या कहता है कि रिजर्वेशन राइट का मतलब है कि जो गुड्स गया सेलर से बायर की तरफ, तो क्या उस गुड्स को बायर रोक सकता है, ले सकता है, रोकने का राइट रिजर्व करवा सकता है। देखिए एक बार गुड्स पास कर गया सेलर से या उसके कंट्रोल से, तो अब उस गुड्स को नहीं रोक सकता, सिवाय तब जब आपने आगे पढ़ा होगा सेक्शन 46-50 में पढ़ोगे आप कि जहां पर बायर की इंसॉल्वेंसी हुई है, तो बायर की इंसॉल्वेंसी का केस होगा तो गुड्स को इन ट्रांजिट में रोका जा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। लेकिन सेक्शन 25 एक अधिकार देता है कि स्टिल इस गुड्स को सेलर रिजर्व करवा सकता अपने राइट को, और पर रिजर्वेशन के लिए जिस पॉइंट पे वो रिजर्व करवा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट में उसको शामिल करवाना पड़ेगा कि भाई अगर चेक पास नहीं हुआ तो आप उसको नहीं मानेंगे, या जो बंदा जा रहा है उसको आपने इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी तो वो गुड्स आपको नहीं देगा। तो इसका जो कैरियर वाला है जो गुड्स को लेके चल रहा है वो भी सही पूछो तो जो कंडीशन बताई गई है वो कंडीशन पूरी होने के बाद ही गुड्स डिलीवर करेगा किसको? बायर को, नहीं तो वो गुड्स वापस आ जाएगा किस पे? सेलर पे। तो इस तरीके के रिजर्वेशन राइट को रखने को सेक्शन 25 बोलता है। और यहाँ पर बायर की इंसॉल्वेंसी वाला सिचुएशन जरूरी नहीं है, उससे अलग भी कोई और कंडीशन आप इसमें लगा सकते हैं जिसके बेस पर आपने इस राइट को रिजर्व करना है। सेक्शन 26 जो गुड्स पास ट्रांसफर होता है तो रिस्क भी ट्रांसफर होता है, हमने बताया था। इसकी दो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन का जनरल रूल तो ये जो ओनर है उसका रिस्क है, जब तक जो ओनर है उसका रिस्क है, जिस समय तक सेलर ओनर है सेलर का रिस्क है, जब बायर बन गया तो बायर का रिस्क है। तो इसके दो एक्सेप्शन इसके अंदर आती है। पहला, अगर आप इस गुड्स की जो है एक तरीके से कहा जाए तो इफ द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर हैज बीन डिले बाय द, अगर गुड्स की डिलीवरी जो वो डिले हो रही है और बाय द सेलर बायर किसी की वजह से भी हो रही है, और इस वजह से अगर लॉस हो जाता तो जिसकी वजह से गुड्स की डिलीवरी डिले हुई, चाहे वो बायर है सेलर है, अभी इन्होंने बायर और सेलर वर्ड यूज करने का मतलब बताया, ओनरशिप चेक नहीं कर रहे, हमें देख रहे हैं डिफॉल्टर कौन है, डिलीवरी डिले किसकी वजह से हुई। अगर जिसकी वजह से डिलीवरी हुई तो वो उस लॉस को बियर करेगा, ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है।
इसी तरह अगर आप गुड्स की बेली है, और बेली तो कभी ओनर होता ही नहीं गुड्स का, इफ यू आर द बेली ऑफ द गुड्स, यानी कि आपके कंट्रोल में गुड्स है, आपके पोजीशन में गुड्स है, बट आप रियल सेंस में ओनर नहीं है, तो आपकी कुछ ड्यूटीज है, लायबिलिटीज है एज अ बेली कि आप उसकी रीजनेबल केयर करें, उसको लुक आफ्टर करें, है ना, उसका पोजीशन कंट्रोल करें। और अगर आपकी लापरवाही से उस गुड्स में लॉस हो गया, यानी बेली की अपनी ड्यूटी पूरी ना करने की वजह से लॉस हो गया, तो फिर बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं बेली कभी भी ओनर नहीं होता, इस तरह की एक्सेप्शनल कमांड है जिसमें ओनरशिप के बिना भी किसी दूसरे को रिस्क कवर करवाते हैं। अच्छा और इम्पोर्टेंट एरिया है जी ट्रांसफर ऑफ टाइटल के बारे में। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब है कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर का जो मैंने बताया कि तरीका, लेकिन इसमें टोटल कितनी चीजें हैं बच्चों? 3 चीजें है ना। कौन सी 3 चीजें? मैंने पीछे भी आपको बताया था, डायग्राम भी बना रखा था आपको बुक में, या याद है किसी? एक तो बायर होगा, अभी तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सेल में कितनी पार्टी थी? 2, लेकिन अब हमें इसमें ना 3 जनों में इन्वॉल्व करना है। 3 जने कौन कौन से? एक तो सेलर है जो बेच रहा है, एक बायर है, दूसरा यही 2 तो होते हैं, तीसरा कौन सा हो गया? तीसरे में हमने बोला था इसका जो बेचने वाला व्यक्ति है वो सही कुछ तो मालिक नहीं है, बेच रहा है लेकिन वो खुद ओनर नहीं है, पर जो खरीद रहा है उसको पता ही नहीं है कि तो बेच रहा वो मालिक नहीं है, बेचारा गुड बेच में खरीद लेता है। तो एक ट्रायंगल जो चीज बन गई कि इसने इसको गुड्स बेच दिया, गुड्स इसके पास आ गया, हम तो कह थोड़ी देर के प्राइस भी इसको मिल गया या नहीं मिला, लेकिन जो ट्रू ओनर है, जो एक्चुअली ओनर है इस गुड्स का, विदाउट कंसेंट हो रहा है सारे का। अब ऐसा कैसे हो जाता है सर? इसका बेस्ट एग्जांपल है मिसिंग ऑफ गुड्स का केस। सपोज किसी के पास अपना गुड्स था जो कि ओनर है, वो मिसप्लेस हो गया कहीं, या किसी ने अपने गुड्स को बेलमेंट पर किसी को दिया, तो बेचा नहीं, रखने के लिए दिया, या किसी ने गुड्स खरीद लिया और शॉपकीपर को बोला मैं कल लेके चला जाऊंगा, वो भी बेलमेंट ही एक तरीके का। तो गुड्स का ओनर कोई और है, गुड्स का ओनर मान लीजिए मिस्टर सी है, लेकिन किसी भी कारण से या इसकी दुकान से चोरी कर लिया कुछ और, अभी तो मैं सब कुछ डाल रहा हूं इसके अंदर, वो सेलर के पास आए, इस मतलब ए के कंट्रोल में है, ए चाहे गुड्स का बेली है, एक इज अ फाइंडर ऑफ द गुड्स है, या ए में कोई गलत चैनल से इससे गुड्स ले लिया है ना, डरा के धमका के कुछ और तरीके से। अब ए ने एक गुड्स अपना बता के इसको बेच दिया। अब प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब ट्रू ओनर को पता चल जाता है गुड्स यहां पर है, और उसको कॉल बैक करता है, वो कहता है मेरे गुड्स वापस। अब पूरे एपिसोड में इतना तो समझ में आ गया कि ये डिफॉल्टर है, ये मतलब ये बदमाश है ना। अब एक ही गलती तो है ही, जो भी लास्ट में आपको सजा देनी हो तो एक को देते रहना, लेकिन हमारा जो भी सेक्शन 27 ओनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, हम गुड्स को लेके या उसकी ओनरशिप को लेके बात कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सिंपली है कि ये जो गुड्स है, ये गुड्स पे राइट किसका होगा? बी या सी में से किसका होगा? तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो गुड्स है, जो गुड्स का कंट्रोल है या पोजीशन है या गुड राइट है, वो किसके पास होना चाहिए? आइदर बी और सी, या तो बी पे या सी पे। तो इसका जवाब जो दिया, पूरे जो प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो इसके हमने 2 आंसर दिए, पहले कॉमन और जनरल आंसर की हमने बात की, फिर उसकी एक्सेप्शंस की बात करेंगे। कॉमन जनरल आंसर क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी को ओनर बना नहीं सकता या वो चीज दे नहीं सकता जो खुद उसके पास है। अगर एक खुद ओनर नहीं था तो वो चाह के भी इस गुड्स का ओनर भी कभी नहीं बना सकता, कि कोई भी किसी को वही पास कर सकता है जो उसके पास खुद के पास है। मैं आपको वही नॉलेज शेयर मैक्सिमम दे सकता जो मुझे है, जिस चीज का ज्ञान मुझे भी नहीं है मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये एक जनरल रूल पार्ट है। तो आपको जनरल आंसर से समझ में आ गया होगा कि बी इसका ओनर नहीं माना जाएगा, इसका सही ओनर कौन माना जाएगा? सी। तो जनरल आंसर ये होगा कि इसका गुड्स का ओनर रिमेन कौन रहेगा? सी रहेगा, और उस गुड्स को कॉल बैक करेगा। वो अलग बात है कि गुड्स अगर वापस चला गया और आप कहेंगे भाई से बायर ने तो पैसे दे रखे, तो रिफंड मांगेगा, इसके ढूंढेगा उसको। और अगर मैं अभी आगे चल के एक्सेप्शन में जाता हूं, बोलता हूं बी का राइट सही है, तो सी को दिक्कत आएगी, सी तो ओनर था इसका,
तो वो पैसे मांगेगा ऐसे। तो ऐसे को तो बदमाश है ही, उससे तो जो रिकवरी होगी वो होगी। हम तो देख रहे हैं गुड्स किस पे जाए, तो गुड्स किस पे जाएगा बताओ? सी पे जाएगा जनरल आंसर के तहत। लेकिन इसके 1 to 8 एक्सेप्शंस है जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन बताई गई है जिसमें गुड्स रह सकता है किसके पास? उन लेकिन 1 to 8 में एक चीज कॉमन है, एक चीज बहुत कॉमन है, वह है कि यहाँ पर जब उसने गुड्स को खरीदा पीने तो वो गुड फेथ में खरीदा, यानी विदाउट नोइंग दैट कि ए इज अ नॉट अ ट्रू ओनर। तो उसका इंप्रेशन तो ये था कि ये ओनर है, क्योंकि अगर उसे भी पता था कि ये ओनर नहीं है फिर तो ये तो नहीं बदमाश हो गया, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं गई है। तो यहाँ पर एक चीज 1 to 8 में कॉमन है कि गुड्स की जो उसने परचेज किया वो इन अ गुड फेथ किया। अब उसके अलग अलग पॉइंट कौन कौन से हैं कि अगर गुड्स खरीदा जा रहा है, यानी कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल एजेंट हम उसे बोलते हैं जिसके पास पोजीशन है, डॉक्यूमेंट है, उस कंट्रोल में ओनर से आए हो के ऐसा मान रहे हैं, जो ऑन बिहाफ ऑफ एक्टिंग ऑर्डिनरी कोर्स उसके लिए आपके बिजनेस कर सकता है, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। मतलब मर्केंटाइल एजेंट को अपने हो सकता है ट्रू ओनर ने मना किया, जैसे अपने दुकान पे किसी स्टाफ को मना कर दिया भाई इस गुड्स को नहीं बेचना, बाकी सबको बेच देना, घर जाएगा, मेरे ही अभी नहीं बेचेंगे, फिर भी उसने बेच दिया। अब लेकिन खरीदने वाले को थोड़ी पता भाई दुकान खुली हुई है, वो गुड्स दिखा रहा है, उसको बिल बना के दे रहा है, सारी चीजें आपको को सपने आ रहे हैं, ये तो ओनर ने इसको मना किया हो। तो जैसे आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं ऐसे आपने ट्रांजैक्शन कर ली, और जिससे करी वो कौन है? मर्केंटाइल एजेंट। तो उस केस में गुड्स का टाइटल किसके पास रह जाएगा? इसी तरह जॉइंट ओनर है, दो भाइयों की दुकान है, बेचने वाला कोई एक भाई है, वो भी तो कर सब दोनों के कंसेंट से हो रहा है, जो भी काम एक भी कर रहा है, लेकिन हो सकता है किसी जगह कंसेंट का डिफरेंस हो, बट हमें तो जानकारी नहीं है, तो किसी एक भी ओनर से खरीदे तो वो इससे हमें बेनिफिट दे जाएगा। तीसरा, अगर सब कुछ सी के सामने ही हो रहा, ये अपना गुड्स बता के सी के सामने ही बेच रहा है बी को, और तब भी कुछ नहीं, मतलब सी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर अगर स्कपल डॉक्टर जब नहीं रोका तो अब भी नहीं रोक पाएगा, गुड्स का टाइटल तो फिर किसका बच जाएगा? अगला पॉइंट था अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ है, मतलब फिलहाल देखने में कॉन्ट्रैक्ट सही है, एक तरीके से इनके बीच में सेल परचेज ट्रांजैक्शन हुई थी, वो अलग बात है कि यहाँ पर ये वॉइड करवा सकता था, बट अभी वॉइड, तो फिर तो ये सारी चीजें भी ऐसा लगा जैसे इन्हें खरीद ली, तो फिर इन्हें अगर बेच दिया आगे, और अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं हुआ, बिफोर वॉइड उसने आगे सेल कर दिया, तो भी यहाँ पर बी को टाइटल मिल जाएगा। इसी तरह अगला है बच्चों कि अगर गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी सेल हो चुका है, पर उसका पोजीशन आपने सेलर के पास छोड़ दिया था, ये भी रीसेल से लिंक करना पड़ेगा, किससे लिंक करना पड़ेगा? ऐसा समझो ए ने ही कभी गुड्स किसको बेचा था? तो सी मालिक था, पर आपसे सहमति से गुड्स किसके कंट्रोल में रह गया? अभी एक कल ले लूंगा, परसों शॉप से उठा लूंगा, तो एक आइटम ओनर नहीं है, लेकिन एक कंट्रोल में गुड्स है, पोजीशन में, और उसने इसका रीसेल कर डाला भी, और जब हम मर्केंटाइल से खरीद रहे हैं और ये तो खुद दुकानदार है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुड्स पहले बिक चुका? आप किसी शॉप पे जाते हो, लैपटॉप नए रखे हुए आप खरीद रहे हो, वो बता रहा है आप ले रहे हैं, आपको क्या पता पहले बिक चुका और कोई छोड़ के गया वो कल लेके जाए, आपको तो पता चलेगा। तो उसके बाद रीसेल पता चल सकता है। तो रीसेल में गुड्स का टाइटल किसको मिल जाएगा? करना नहीं चाहिए, हमने क्या पढ़ा था पहले वाली यूनिट में, क्या पढ़ा था? रीसेल नहीं करना चाहिए, राइट नहीं है, पर अगर कर दिया तो गुड्स किस पे जाएगा? तो हम ये कह रहे हैं कि गुड्स चला जाएगा किस पे? बी पे, अगर उसको प्रीवियस ईयर की जानकारी नहीं है। इसी तरह अगर तो गुड्स का ऑब्टेन कर रहा है, सेल बाय बायर जो है वो ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी गुड्स विद द वेस्टेड टू, मतलब ये आपको लेना पड़ेगा, जैसे कोई गोल्ड या कुछ भी रख के पैसे किसी से एडवांस ले ले, उधार ले ले, तो जो जिस शॉपकीपर से, ज्वेलर से उसने गोल्ड रख के पैसा लिया, उसका ये अधिकार नहीं है कि जब तक ये डिफॉल्ट ना हो कि वो उस गुड्स को आगे बेच सके। लेकिन अभी उसने क्या किया? उस गुड्स को आगे बेच दिया, यानी कि गुड्स उसके पास आया था सेफ कस्टडी, गुड्स उसके पास आया था गारंटी, श्योरिटी, और उसने उसको
आगे बेच दिया। लेकिन अब खरीदने वाले को तो पता चलता, आप शॉप पे जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे, आपको कैसे पता चलेगा भाई ये ज्वेलरी इसकी खुद की है या ज्वेलरी कोई गिरवी रखे कि यार वो उसमें से ही बेचा, तो नहीं पता चल सकता। इस केस के अंदर ये पॉइंट नंबर 6 आपका एप्लीकेबल होगा। 7th अनपेड सेलर, अगर गुड्स का वो बेचने वाला व्यक्ति कौन है, उसको पैसे ही नहीं मिले थे, और गुड्स का सेक्शन 4750 लगा के गुड्स अपने कंट्रोल में रखा, फिर आगे किसी को बेच दिया, जिसको बेचा उससे तो टाइटल मिल जाएगा। जबकि अनपेड सेलर तो कभी ओनर होता ही नहीं, लेकिन उसको स्पेशल राइट मिलेगा गुड्स की पोजीशन को रखने का और अपने लॉस को कंपनसेट। और आखिरी पॉइंट है, इसी तरह अगर कोई प्रोविजंस के तहत कोई ऑफिशियल रिसीवर है या फाइंडर ऑफ गुड्स का केस है या ओनर का केस है, तो अगर कोई स्पेशल केस ऐसा बन पा रहा है जिसमें वास्तव में वो ओनर नहीं है बेचने वाला, ये उसको अधिकार है कि वो आगे बेच सके, तो खरीदने वाले को भी अधिकार मिल जाएगा कि उसका टाइटल उसके पास सही। नेक्स्ट आएंगे डिलीवरी के टाइप। तो टाइप ऑफ डिलीवरी के अंदर बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। कॉन्करेंट डिलीवरी का अंदर डिलीवरी और प्राइस दोनों मूवमेंट साथ साथ होने चाहिए। डिलीवरी पार्ट अगर दी जा रही है तो बायर इज नॉट एग्री कि वो उसको एक्सेप्ट करे। उस केस में ये जरूर है कि बायर जो है, अगर लिखा हुआ है कि पार्ट डिलीवरी को फुल के बराबर माना जाएगा तभी माना जाएगा, अदरवाइज जितना लिया हो उतनी की डिलीवरी मानी जाएगी, बाकी की रिमेनिंग की डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी डिमांड करने की ड्यूटी बायर की है। टाइम फॉर टेंडर जो होना चाहिए डिलीवरी, वो भी आपको कब होनी चाहिए डिलीवरी, तो अगर कोई टाइम फिक्स है तो उस टाइम पर, नहीं तो रीजनेबल टाइम में या रीजनेबल आवर्स में, अगर आवर्स डेट डिसाइड है कि 20 तारीख को डिलीवरी होगी, टाइम डिसाइड नहीं है तो जो भी बिजनेस की यूजुअल आवर्स है उसमें डिलीवरी होनी चाहिए। प्लेस फॉर डिलीवरी, जहां पर एग्रीमेंट में या तो डिसाइड हो तो अलग बात है, नहीं तो जहां एग्रीमेंट हुआ है उसी प्लेस पर डिलीवरी होनी चाहिए। और वो प्लेस अवेलेबल नहीं है तो जहां पर कंटेंट, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लेस डिलीवरी का प्लेस बना जाएगा। टाइम फॉर डिलीवरी वही वापस रीजनेबल टाइम आएगा, टाइम गिवन है तो उस टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी अगर थर्ड पार्टी के पास है तो तब डिलीवरी मानी जाती है, जो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में आपने पढ़ा था, वो डिलीवरी तब मानी जाती है जब उसको एक्नॉलेज कर दे, कंफर्म कर दे, तब उसको डिलीवरी माना जाएगा। खर्चे जो रास्ते के हैं, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करने तक के खर्चे बायर सेलर के हैं, उसके बाद के सारे खर्चे किसके होते हैं, बायर के होते हैं। गुड्स की अगर क्वालिटी को क्वांटिटी को मिक्स करा जा रहा है तो उसमें हमने 2-3 कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं यहाँ पर, कि अगर दो गुड्स मान लीजिए जितना मांगा गया है डिसाइड हुआ उससे ज्यादा ऑफर किया जाता है, तो क्या होगा, इनकेस अगर एक्सेस क्वांटिटी ऑफर हो रही है तो वो कर सकता है बायर कि भाई सारा खरीद ले, विद कॉन्ट्रैक्ट रेट, या जितना उसका डिसाइड हुआ था उतना खरीदे, बाकी को रिजेक्ट कर दे, ऐसा वो कर सकता है। और अगर कम क्वांटिटी की बात है तो भी हमने बताया था कि वो खरीद भी सकता है या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो मिक्स कर देता है कि आपको 5 kg खरीदना था, 4 kg वही है जो कुछ आपका डिसाइड था, 1 kg को दूसरा मिक्स कर दिया, तो ऐसे में ले या नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा वो सेपरेट हो सकता है या नहीं। अगर सेपरेट हो सकता है तब तो आप वाला पोर्शन जो आपका डिसाइडेड था वो ले सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। और अगर आप सेपरेट नहीं हो सकता तो सारा ही नहीं छोड़ सकते और सारा ले भी सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये अधिकार मिलेगा जैसे वो आपको मिक्स करता है डिलीवरी को साथ। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी यानी कि कहीं कोई जब तक लिखा हुआ नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है, डिलीवरी आपको सारी की सारी जो बताया गया वो एक साथ होनी चाहिए। डिलीवरी और कैरियर को देने का मतलब इक्वल टू बायर को डिलीवरी देने के बराबर है और वो रिप्रेजेंट टू बायर ही करता है। इवन आगे इसका पॉइंट पढ़िए डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, अगर अदरवाइज कुछ ना कहा जाए तो रास्ते में अगर कुछ लॉस हो जाए तो लॉस किसका होगा, बायर का लॉस होगा। और बायर को लेकर एग्जामिन करने का अधिकार है, गुड्स आ रहा है या जब आया है तो चेक कर सके कि जो गुड्स पहले चीज जो पहले वो एग्जामिन नहीं कर पाया था कि रास्ते में आने जाने में तो स्क्रैच ही नहीं लगा, कोई और चीज तो नहीं है, तो उतना उसको अधिकार मिलना चाहिए। 42 में आपको पहले बता चुका, 24 का ही पार्ट है एक तरीके का जिसमें आपका जीरो रिटर्न अप्रूवल बेसिस पे चलता है। आखिरी यूनिट पे आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 पे आएंगे अनपेड सेलर पे। अनपेड सेलर की डेफिनेशन है बच्चों सबसे पहले 45 पे, कोई भी सेलर उस दिन अनपेड सेलर बनता है जब उसका जो प्राइस है, जो भी डिसाइडेड प्राइस था वो पूरा या पार्शियली उसको रिसीव नहीं हो पा रहा है या उसको टेंडर नहीं किया जा रहा, उसको देने के लिए नहीं कहा जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और या कोई अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या किसी और माध्यम से पेमेंट हो रही है और वो पेमेंट जो है तो कंडीशनली होती है पेमेंट हमेशा, वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, यानी चेक या बिल जो है वो डिसऑर्डर हो गया, तो उस केस में
यहाँ पर सेलर बन जाता है अनपेड सेलर। और जो हम आगे अनपेड सेलर के स्पेशल राइट की बात करेंगे उसमें सिर्फ सेलर की ही बात नहीं हो रही है, जो सेलर का ऑथराइज एजेंट है, ठीक है, या उसका कोई कंसाइनी है जो उसके ब्याह पे काम कर रहा है, तो उसको भी वो सारे अधिकार मिलते हैं जो कि इसमें बताएंगे। इसमें जो चीज हम कहते हैं कि जो प्राइस है टेंडर या नहीं मिल पा रहा है, कब तक नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए अगर क्रेडिट सेल हुई थी और पहले 15 दिन बोल दिए गए थे तो क्यों दिया जाएगा आज पैसा, 15 दिन तो वेट करनी है। तो उस केस में हमने बोला है कि अगर कैश सेल है तो जो भी हम प्राइस की बात कर रहे हैं वो फुल प्राइस इमीडिएट होना चाहिए, और अगर क्रेडिट सेल है तो वो जो क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ उसमें होना चाहिए, और एक बार क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, पेमेंट पूरी पार्शियली नहीं आई, वहां पर भी बन जाएगा वहां पे सेलर। लेकिन एक सिचुएशन वो भी मैंने आपको बताई थी बच्चों की, क्रेडिट पीरियड तो है 1 मंथ का, 20 डेज बाद उसने एक चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया, तो भी इवन अभी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन स्टिल यहाँ पर सेलर बन जाएगा अनपेड सेलर। तो ये सारे अनपेड सेलर बनने की वजह है। अनपेड सेलर बनने के बाद हम स्पेशल राइट की बात करते हैं। राइट आया, सबसे पहले 2 राइट है यहाँ पर, 2 में से पहला राइट कौन सा मिलेगा? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन या रिटेन का मतलब होता है कि जो गुड्स है उसको आप रोक सकते हैं। कब तक रोक सकते हैं? जब तक कि आपका जो 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 अनपेड सेलर है भाई उसका मेन कार्य क्या होगा, पैसे नहीं आ रहे या पूरे नहीं आ रहे, तो भैया पैसे दे जाओ और गुड्स को ले जाओ। पर यहाँ पर वो उसके घर से गुड्स नहीं ला रहा है। लीन रिटेन का मतलब जो गुड्स का पोजीशन उसके हाथ में है उसको तब तक रोक पा रहा है जब तक कि उसके पैसे नहीं मिल पा रहे। तो ये सिचुएशन के लिए जरूरी है कि गुड्स सेलर के कंट्रोल में आए। अब आप क्या आएगा कि गुड्स तो बाहर के पास चला गया, भैया आ सकता है रिपेयरिंग पर्पज से आ जाए, वैसे आ जाए, बेल वेट पे छोड़ के चला जाए, उसका फैमिली मेंबर को छोड़ के चला जाए, और जरूरी है पूरे गुड्स पे वो कंट्रोल करे। आपने लैपटॉप विदोल एसेसरीज बेचा था, कुछ एसेसरीज वापस आ गई, तो उस पे भी वो पार्ट ऑफ गुड्स पे भी अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कब ये राइट इस्तेमाल नहीं माना जाएगा, कब राइट माने जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 49 में बच्चों उसमें सिचुएशन वापस वही है, अपनी मर्जी से गलती से है जो हमने पहले भी पढ़ा था। अगर एक बार गुड्स पास कर दिया और बेली या किसी अदर पर्सन को दे दिया आपने गुड्स, यानी कि आगे चला गया, तो पोजीशन निकल गया कंट्रोल से, 47 एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। या बायर या उसका एजेंट लॉफुली उसको ऑब्टेन कर लेता है, या सेलर अपने राइट को खुद ही त्याग देता है, या कहीं पर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी जो है ही लीड द थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव करता है कि भाई मैं आपका ये अधिकार इस्तेमाल करूंगा नहीं, पर आप गुड्स चाहो तो रिपेयरिंग के लिए तो लाओ, गुड्स तो सही करवा लो भाई, लेकिन मैं इस पे रिटेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो पहले उसने थर्ड पार्टी को बिलीव करवाया, तो फिर वो इसको रिटेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 50 तब लगता है जब गुड्स आगे चला गया, पर अभी बाहर तक नहीं पहुंचा, तो उस गुड्स को इन ट्रांजिट में ही पोजीशन को वापस यानी गुड्स को वापस ले सकता है। उसके लिए लेकिन कंपल्सरी कंडीशन है कि जो अनपेड सेलर वो बिकॉज ऑफ ओनली बायर इंसॉल्वेंसी बने और गुड्स इन द स्ले एंड ट्रांजिट में होना जरूरी है। अलग गुड्स को रोकने के 3 तरीके हमने बताए थे। कौन से 3 तरीके बच्चे? एक्चुअली रोक सकता है गुड्स को, यानी कि जाके फिजिकली उस गुड्स को कंट्रोल में ले ले अपने बिफोर इससे पहले ट्रांजिट कंप्लीट हो, एंड टू ट्रांजिट टू गुड्स, तो उसको रोक ले, या किसी को कैरियर वैरियर वाले को फोन कर दे यानी इन्फॉर्म नोटिस कर दे। तीसरा तरीका है किसी अदर पर्सन थर्ड पर्सन से बेली से रुकवा दे उस गुड्स को, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। डीम टू बी ट्रांजिट एंड या डीम टू बी ट्रांजिट कब तक चलता रहेगा गुड्स? ठीक है, गुड्स जब तक बाहर तक नहीं पहुंचाता है। एक सिंपल आंसर तो ये है। लेकिन इसमें भी मैंने कुछ सिचुएशन कवर करी थी। उस सिचुएशन कौन सी कवर है? अगर गुड्स बाहर तक तो पहुंचा लेकिन बाहर ने उसको पहचानने से मना कर दिया, रॉन्गफुली नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, टू एक्सेप्ट द गुड्स, तो स्टिल इट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा? अगर गुड्स जो है बायर ने पहले ही ऑब्टेन कर लिया इवन फाइनल डेस्टिनेशन से पहले, या बायर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जो कैरियर वाला वो रॉन्गफुली उसको डिलीवरी करने से मना कर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि इन ट्रांजिट स्टैंड हो गया। या तीसरा हमने बताया था कि अगर गुड्स जो है कहीं किसी लैंडमार्क एरिया में आ जाता है, कैरियर वाला बायर को कंफर्म कर देता है, बायर से बात हो जाती है, बायर को एक्नॉलेज कर देता है, जो फर्दर ट्रैवलिंग ऑफ गुड्स है वो ऑन डायरेक्शन ऑफ बायर ही होगी, इस चीज का एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, तो उस केस में भी इन ट्रांजिट खत्म मान लिया। दोनों ही राइट लगाने के बाद गुड्स तो किसी तरीके से अगर राइट इस्तेमाल हो गया 47 या 50 में से गुड्स किसके पास आ गया? बच्चों और अब करें क्या? प्रेशर तो बना रहा है, पैसे दो गुड्स ले जाओ, पर पता चला कि सामने वाला बिल्कुल चुप बैठा, वो पैसे दे लाने के नाम पे तैयार ही नहीं है।
तो ये क्या करें, इसको गुड्स का क्या करना है, हमारे किसी की एसी की शॉप है तो एसी तो पहले बहुत रखे है, जो वापस आ गए उसका भी क्या करेगा वो, तो फाइनली अपना लॉस पूरा करने के लिए उसको क्या करेगा वो रीसेल, तो रीसेल कर सकता है, लेकिन रीसेल के कुछ रूल है, रूल ये है कि रीसेल करने से पहले आप फाइनल, अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स नहीं है तो आपको उसको नोटिस इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी, एक आखिरी अपॉर्चुनिटी उसको देनी पड़ेगी, भैया पैसे दे जाओ और अपना गुड्स ले जाओ, नहीं तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, रीसेल कर दूंगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। पेरिशेबल नेचर का गुड्स होगा तो ऐसा नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बेच सकते हैं इसको। और ये भी हमने बताया था कि जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रूल्स फॉलो नहीं भी हुए, अभी पीछे पड़ गए, और जिसने खरीदा अनपेड सेलर से, उसने तो गुड फेथ में खरीदा, तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। रीसेल का राइट रिजर्व करवा सकता है सेलर, ठीक है जी, कि सेलर जो है एक्सप्रेस रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल, यानी वो शुरू में लिखवा सकता है भैया अगर कभी 40 से 50 लगा तो बिना नोटिस देके भी बेच दूंगा मैं, इस तरीके का राइट भी रीसेल का राइट वो ले सकता है, सही कर सकता है। इसमें बस एक चीज है कि अगर उसने ये राइट ऑफ इस तरीके का नोटिस देने का या रूल्स को फॉलो नहीं करके अगर उसको रीसेल कर डाला तो क्या होगा, रूल्स फॉलो करके किया तो क्या होगा, तो हमने बता रखा है कि अगर मान लीजिए उसने रूल फॉलो करके बेचा है तब तो जो डेफिशिएंट रहेगा वो स्टिल वो रिकवर कर पाएगा किससे, ठीक है, और जो एक्सीज में अगर बिक गया तो उस पैसे को वो रिटेन कर लेगा, और अगर उसने रूल्स फॉलो नहीं करे और बेच दिया तो जो सरप्लस है वो उसे वापस देना पड़ेगा, और जो शॉर्टफॉल होगा वो रिकवरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको एडवाइस है कि रूल्स फॉलो ही करे तभी बेचे। दोनों का डिफरेंस है, जहां पर स्टॉपेज लियर खत्म होता है वहां से स्टॉपेज स्टार्ट होता है ना, एक में रिटेन है गुड्स का, एक में रीगेन है गुड्स का, तो इस तरीके से बाकी डेफिनेशन का डिफरेंस है। आपका इंसॉल्वेंसी को लेके बाहर की इंसॉल्वेंसी सेक्शन 50 में कंपलसरी है, 47 में कंपलसरी नहीं है। ये सेक्शन 53 आता है सबसे रीसेल सबसेलर प्लेस का, अगर गुड्स को ए ने बी को बेचा है ना, जैसे डायग्राम चार्ट आपको बताया था बेटा मैंने, आपको ए ने बी को बेचा और बी ने आगे सी को सबसेलर प्लेस कर दिया, तो क्या होगा 50 उसके ऊपर है बेटा, ए बी और हमने सी को ले लिया, तो ये बायर है ये सेलर है, अरे सेलर को हम बोल देते हैं, ये बन गया बाद में अनपेड सेलर, एक गुड्स जो है सीधा मूवमेंट चल रहा है किसके लिए, अभी पहुंचा नहीं है किसके बारे में, सी एक तरीके से सेकंड बायर हो गया, इसने आगे कर दिया ना इसको, अभी कैसे पहुंचा, इसने सपोज इसका रीसेल किया, तो रीसेल में गुड्स किसको दिया, बी ने सी को, एक गुड्स अभी चल रहा है यहाँ पर, बीच में इधर ए क्या बन गया, अनपेड सेलर, तो क्या कोई अनपेड सेलर उस गुड्स को भी ट्रांजिट पर रोक सकता है, 40 से 50 लगा सकता है जो कि रीसेल हो चुका है, तो इसमें आंसर है यस, इसमें आंसर जनरल आंसर क्या है यस, लेकिन तब नहीं रोक पाएगा जब उसको इस सब सेल की जानकारी थी और उसने वो सारे डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आगे पास होने थे वो भी उसको दे रखे हैं, और जो सेकंड बायर है वो तो गुड फेथ में डील कर रहे हैं, यानी वो डिफॉल्टर नहीं है, ये तो डिफॉल्टर कभी तो ये अनपेड सेलर बना, ये डिफॉल्टर नहीं है, गुड फेथ में डील कर रहा है और ए को जानकारी थी रीसेल की, तो उस केस में इस गुड्स को वो नहीं रोक पाएगा, 40 से 50 लगा के ऐसा तो बोला है रीसेल। प्लेज में भी सब कुछ ऐसा ही होता है, बस प्लेज में सिर्फ ये बात है कि अगर ये इसको बेच भी देता है, जो कि हमने कहा कब कब बेच सकता है, तो भी जो पैसा मिलेगा उसमें पहला राइट होगा वो इसका होगा सी का होगा, क्योंकि प्लेज का मतलब है कि इसने गुड्स गिरवी रख के इससे कुछ पैसे लिए, तो प्लेजी का जो राइट होता है वो सुप्रीम मान गया, तो अगर ये रोक के रीसेल करके पैसा रिकवर भी कर लेगा तो भी पहले कंपल्शन किसको होगा, सी को, रिमेनिंग होगा किसको, ए को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीजें हुई है नॉर्मल तरीके से सिचुएशन। फिर हमारे पास लास्ट में आते हैं बड़ी पार्ट में एक तरीके से ब्रीच के केस में क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर बायर गलती करेगा तो देखो क्या क्या होगा, बायर का राइट, तो सेलर ने अगर ब्रीच किया, बायर के राइट कौन कौन से है, तो बायर का राइट ये कि अगर भैया ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है तो उस तरीके का वो कैंसिलेशन रिपुडिकेशन में बोल रही था, वारंटी का ब्रीच हो रहा था उस तरीके से केस फाइल करेगा, नॉन डिलीवरी का केस है तो डैमेजेस मांगेगा, अगर कहीं पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि स्पेशल डैमेज ये मिल सकता है उसको, पहले से बताया भैया पूरा ना होने पर ये नुकसान उसको करना पड़ेगा, तो स्पेशल डैमेजेस की डिमांड करेगा, कहीं पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही उसकी रेमेडी है, इन मॉनेटरी कंसिडरेशन से बात नहीं बन पा रही है, कोर्ट भी इस चीज को एग्री कर रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो वो उसकी डिमांड कर सकता है। बट ये जो लास्ट वाला है ना,
ये तीनों बात नॉर्मल बात करता है, आमतौर पर दो ही राइट है, कंडीशनल फेलियर का और वारंटी फेलियर के अंदर बताया गया। इसी तरह अगर सेलर के राइट की बात करें, बायर ब्रीच कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, तो उसको तो चाहिए प्राइस, तो प्राइस मांगेगा। अब प्राइस के केस में उन्होंने बोला कि अगर प्रॉपर्टी पास हो गई तब तो प्राइस चाहिए ही उसको, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई यानी कि एग्रीमेंट टू सेल का केस है तो भी प्राइस मांगेगा क्या, तो आंसर है मांग सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया मुझे तो मेरा प्राइस चाहिए, चाहे ये आ गया सेल तुम कर रहे हो या मना कर रहे हो, फ्यूचर मुझे तो फुल प्राइस ही चाहिए, तो प्राइस मांगे जा सकते हैं। लेकिन डैमेजेस कब आएगा, अगर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स का केस होता है, नहीं बायर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो उस केस में वो डैमेजेस की डिमांड करेगा। और लास्ट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट आने से पहले ही बायर अपना एक तरह से एंटिसिपेटरी लीज दिखाता है तो फिर सेलर क्या कर सकता है, सेलर पे दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो इमीडिएट उसको कैंसिल मान के जो भी उसका राइट बनता है वो इस्तेमाल करे, दूसरा उसको इमीडिएट ना करके वो रिपीटेड इमीडिएट ना करके उसको वेट करे टिल द ड्यू डेट, वहां तक भी उसको कर सकता है, नहीं उसको एंटिसिपेटरी लीज या एक्चुअल लीज जिसमें भी वो ले जाना चाहे वो ले जा सकता है, जो सिचुएशन उसकी बनती है। लास्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एट यूनिट वो आपका सेल बाय ऑक्शन, यानी गुड्स को जो अगर ऑक्शन में सेल किया जाता तो ये भी मोड ऑफ सेलिंग द गुड्स है जिसमें बहुत सारे लोग असेंबल होते हैं जो आर विलिंग टू बाय द गुड्स, दे बिड टू ईच अदर, और जो हायर बिडर होता है विल बी कंफर्म्ड बाय द फॉल ऑफ हमर और एनी ट्रेडिशनल मैनर बाय द ऑक्शनियर, ऑक्शनियर इज द पर्सन हु है ऑथराइज्ड टू सेल द गुड्स बाय द ऑक्शन सेल। तो ऑक्शन सेल एक तरीका है जिसमें गुड्स को बेचने की तरीके अपनाया गया और कब कैसे बेचा जाता है उसके रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रूल्स में लिखा हुआ है कि जो गुड्स ऑक्शन में जाता है वो सिंगल सिंगल करके लॉट में बेचा जा सकता है, बट हर लॉट सेपरेट ऑक्शन पार्ट माना जाएगा। ये तब कंप्लीट होगा जब फॉल ऑफ हमर की तरह उसको कवर किया जाए, हालांकि इसमें एक रिजर्व प्राइस या एक अपसेट प्राइस भी होता है, बोली उससे ऊपर ही लगेगी। जो भी व्यक्ति जिसकी गुड्स को ऑक्शन किया जा रहा है वो उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खुद बोली नहीं लगा सकता जब तक कि वो अपना ये राइट रिजर्व ना करवा ले। अगर उसने राइट रिजर्व करवाया तो अलग बात है, लेकिन अगर अदरवाइज उसने किसी को खुद या किसी को ऑथराइज करके भेजा है और ऐसी सेल हो गई और ये पता चल जाए ऑक्शनर को तो वो इसको कैंसिल करवा सकता है, रिप्रेडिकेट कर सकता है और ये गुड्स उसको वापस करना पड़ेगा। कोई भी प्राइस जो अपसेट रिजर्व प्राइस है वो नोटिफाई हो सकता है, इसके अंदर जितने भी प्रिटेंडिंग बिडर होते हैं जो प्राइस को नेसेसरी रेज करते हैं और ये पता चल जाए कि प्राइस को प्रिटेंडिंग बिडर के माध्यम से प्राइस को अपग्रेड किया गया तो इस पूरी सेल को वॉइडेबल किया जा सकता है, ऑप्शन होता है। तो डेफिनेशन थी नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब है कि जहां पर बिडर आपस में डिसाइड कर लेता है वो एक दूसरे के बिड नहीं लगाएंगे तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। डंपिंग बोलते हैं जहां पर जो इंटेंडिंग परचेजर है वो प्रिटेंडिंग कर रहे हैं बिडिंग टू ऑक्शन सेल होता है वो कहीं ना कहीं अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं। बफर उसको बोलता है जो फिक्टिशियस प्राइस के बिड भी लगा रहे थे, प्राइस बोली बढ़वा रहे थे, बीच में पब्लिक में बैठे हुए तो उनका मोटिव सही नहीं है तो इसलिए वहां पर उनको लेके इनाम दिया गया, उनको बफर यहाँ पर बोला जाता। तो अभी मैंने आपको पहला एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में आपको बताया जितना मेरे पास जानकारी था। आपका कोई क्वेश्चन आंसर तो पहले इस एक्ट पे लेंगे फिर आगे आप इसमें दूसरे एक्ट को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना चाहे सही है, सबको बढ़िया समझ में आया? चलो ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसमें दूसरे